बाजार में हरे निशान के साथ शुरुआत के आसार और आज है वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी का दिन। ट्रेडिंग सेटअप और कल की नई सीरीज के आने वाले ट्रेड्स पर रहेगा खास फोकस। करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी मामूली सी बढ़त दिखाते हुए लगभग 20 अंक ऊपर आपको दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स में 50 अंकों की तेजी है और एशिया के बाजार भी अच्छे मूड माहौल में दिख रहे हैं। तो देखते हैं आज एक्सपायरी के दिन किस तरह का एक्शन हमारे बाजारों में मिलेगा। सारे एशिया के बाजारों में आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहने वाला है। खबरों और नतीजों के दम पर काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं। ओके दीप, तो नतीजों का इंपैक्ट काफी सारे स्टॉक्स पे देखने मिलेगा, जिसमें सबसे पहले तो एचयूएल है। अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। रेवेन्यूज 11% बढ़े, मार्जिन्स 24.1% पे आए हैं। 24% का अनुमान था और मुनाफा 8.5% बढ़ा है। वॉल्यूम्स जो है वो फ्लैट रहे हैं, जबकि 5 से 6% गिरावट का अनुमान था। 19 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। बजाज ऑटो अनुमान से बेहतर नतीजे है। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 7975 करोड़ के आसपास आए हैं। मार्जिन 17.1% पे आए हैं। 15% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा जो है करीब 10% बढ़ा है और कंपनी ने 140 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। परसिस्टेंट सिस्टम अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज जो है करीब 10% बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन 13.9% से बढ़कर 14% पे आए हैं। मुनाफा जो है 201 करोड़ पे आया है। 11 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। इंडियन होटल्स यहाँ पे घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 51 करोड़ के घाटे के मुकाबले 74 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने किया है। मार्जिन जो है वो करीब 18.2% पे आए, हालांकि 21% के आसपास का अनुमान था। आय जो है करीब 42% बढ़ी है। ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा एक मिस है क्योंकि रेवेन्यूज 53% बढ़े हैं, लेकिन ये अनुमान से थोड़े कम है। मार्जिन 12.9% पे आए हैं। 17.7% से गिर के मुनाफा करीब 32% बढ़ा है। 75 करोड़ के आसपास से निकल के आया है। 1 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। और एफएमसीजी कंपनीज गोदरेज एग्रोवेट, रुचि सोया, इन पे आप नजर रखेगा क्योंकि इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट है उस पर बैन लग गया है, तो इसका इंपैक्ट जो है इन सभी कंपनीज पे आज आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो ये है सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर आज खबरों और नतीजों के दम पर दिखेगा भरपूर एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। राजेश पालिया साहब हमारे साथ है तैयार, उनसे लेते हैं पिक ऑफ द डे। बताएं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो पिक ऑफ द डे में सीमेंट स्टॉक पे हमारा फोकस है। उसमें एसीसी का सेटअप हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से पूरे वीक में अगर हम देखें तो करीब 4.25% के आसपास का गेन ये स्टॉक ने रिकॉर्ड किया है। और जिस तरीके से पूरे सीमेंट स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट लोअर साइड से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे एसीसी बाय करने की सलाह देंगे। 2349 के आसपास की क्लोजिंग है। इसमें हमें लगता है यहाँ पे टारगेट आना चाहिए करीब 2375 से 2385 तक के अपसाइड यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। तो एसीसी बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2330 के आसपास। तो ये है आपके लिए सीमेंट स्टॉक्स पर फोकस, एसीसी, इस पर रखेंगे नजर। आज के परफॉर्मेंस पालवे साहब की तरफ से खरीदारी की है राय। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। नतीजों के लिहाज से कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस थोड़े वन ऑफ थे, पर सेठी साहब आय में 3 गुना उछाल आते हुए देखा। एक एक्सेप्शनल गेन भी था, बट ओवरऑल कैसे देख रहे हैं सर इसको? कामकाजी तौर पर कामकाजी घाटा हल्का सा कम हुआ है और घाटे से मुनाफे में आई है। नहीं, देखिए वैसे ठीक ठाक नंबर्स है, बट कोई बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नंबर्स नहीं है। बट वैसे एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। रियल एस्टेट सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। स्टॉक में अपना अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे जिन्होंने लिया हुआ है उनको होल्ड करना चाहिए। तो ये है आपके लिए महिंद्रा लाइफ स्पेस पर राय, आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। तैयारी प्री ओपनिंग सेशन की। घंटे की आवाज आपके कानों में आती हुई दिखेगी इस वक्त, और वो है प्री ओपनिंग सेशन की। देखते हैं पहली टिक पर कैसे खुलते हैं बाजार प्री ओपनिंग सेशन में। हरे निशान के साथ 300 पॉइंट ऊपर, क्या बात है। निफ्टी 300 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर आपको सेंसेक्स नजर आएगा। और रुपए की शुरुआत हो चुकी है। करेंसी मार्केट की पॉजिटिव शुरुआत हुई है। रुपया 5 पैसा मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है कल के मुकाबले में। 76 रुपए 58 पैसे की जगह 76 रुपए 53 पैसे पर यह है $1 का दाम आज सुबह सुबह आपके लिए। जितने ऊपर खुल रहे हैं उतने तो खुलेंगे नहीं। 17,200 खुल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं होना है। तो 17,065 17,100 की रेंज में कहीं हम खुलने चाहिए। लेट्स सी कहां ओपनिंग होती है। तब तक आइए, दीप तैयार है बताने के लिए पूरा का पूरा एक्शन
कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का भी बताइए। सुस्ती है सर, कच्चे तेल में रेंज बाउंड ही ट्रेड हो रहा है, आज 1% नीचे दिखेगा। नेचुरल गैस में भी कोई बड़ी मूव्स नहीं आती हुई दिख रही हैं, हालांकि ऑलरेडी एक बड़ी रैली बिल्ड इन हो चुकी है। सोना 1/4% नीचे है, इंटरनेशनल मार्केट्स में 2 महीने के निचले स्तर पर है। सिल्वर 2.5 महीने के निचले स्तर पर है। हमारे बाजार में भी देखिए सिल्वर 0.5% की गिरावट के साथ खुलती दिख रही है, 500 रुपए की गिरावट। बेस मेटल्स की बात करें, कल एक अच्छी रैली बनी थी चुनिंदा बेस मेटल्स में, आज भी जिंक में फॉलो ऑन एक्शन आ रहा है, 0.5% ऊपर, बट कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम यहां पर थोड़ा एक्शन कम है इस समय। तो सुस्त कारोबार ही है। एक जिंक है जिस पर खरीदारी हो रही है, वो भी हल्की सी, अदरवाइज बाकी कमोडिटीज में कोई बड़ा एक्शन नहीं है और कच्चा तेल 1% नीचे है। आइए देख लेते हैं आज की ट्रेडर्स डायरी की दमदार रिकमेंडेशंस जो दी हैं आपको वरुण और कुशल ने। कैश का काउंटर है, चेन्नई पेट्रोल नतीजे अच्छे आए हैं, उसके चलते आप खरीदारी कर सकते हैं 250 के लेवल के लिए। फ्यूचर्स में एचयूएल में करनी है बिकवाली, नतीजे तो अच्छे हैं, लेकिन इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल की एक्सपोर्ट बैन की खबर आई है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक के ऑप्शंस में 740 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें आपको करनी है खरीदारी, 35 के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। मेक आई ऑप्शन है, टेक्निकली शॉपर स्टॉप्स अच्छा लगता है। फंडामेंटली नैल्को के काउंटर में आपको करनी है खरीदारी। आज का आईपीएल स्टॉक है नो सेल, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। वहीं खबरों के दम पे इंडियन होटल्स में कर सकते हैं खरीदारी, यहाँ पे घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। माई चॉइस में ब्रिटानिया और एचपीसीएल के मे के फ्यूचर्स में आपको करनी है बिकवाली और खरीदारी करनी है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पे 345 के लक्ष्य के लिए। लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक है नो सेल, यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में, वैसे भी काफी अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है और जिस तरह से टायर काउंटर्स में लगातार तेजी देखने मिल रही है उसका भी एक रब ऑफ इफेक्ट आपको देखने मिल सकता है। खरीदारी करके चलेगा, करीब 300 के आसपास के लक्ष्य जो है 4 से 6 महीने में काउंट आपको दिखा सकता है। चलिए, इंडोनेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन जारी रखने पर गोदरेज एग्रोवेट पर फोकस रखिए, अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही बेहतरीन नतीजों के दम पर बजाज ऑटो और साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम्स पर खरीदारी कर चल सकते हैं। टेक्नोपिक के आधार पर अंबुजा सीमेंट्स पसंद आ रहा है। राधाकिशन दवानी जी का भी यहाँ पर नाम आ रहा है, इनकी निवेश करने की योजना है। साथ ही फंडामेंटली जीसीपीएल यहाँ पर इसको बिकवाली कर चलिए। पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन का नेगेटिव इंपैक्ट सारी एफएमसीजी कंपनियों पर पड़ सकता है। आईपीएल स्टॉक में आईओसी अगले 1 साल में अच्छी तेजी बना सकता है। साथ ही खबरों के दम पर ताज जीवी के फोकस में रहेगा। यहाँ पर इंडियन होटल्स के जो नंबर्स आए हैं और माई चॉइस कैटेगरी में कोरोमंडल इंटरनेशनल, वोल्टास और अपोलो टायर्स बड़े फोकस में रह सकता है। अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है और आज के लिए बेस्ट पिक है अपोलो टायर्स। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार टायर स्पेस बजिंग है, यूबीएस की अपग्रेड रिपोर्ट भी आती हुई दिखी थी, तो डेफिनेटली अपोलो टायर्स अपने फोकस में रखिए 217 के टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ कॉल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये सारे काउंटर्स आते हुए दिखेंगे। कुछ और स्टॉक्स जो फोकस में रहने वाले हैं यहां पर भी एक बार नजर डालते हैं। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, ये इंटरेस्टिंग है, इन्होंने एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है किल्बर्न इंजीनियरिंग, एक मामला सुलझाया है, ये फोकस में भी रहता है काउंटर। सुमित जी जरा चार्ट देखेंगे 50 रुपए के आसपास। दीपांशु, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो चुके हैं। स्टॉक यहां से ऊपर में 52 रुपए से लेकर 55 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में डीसीडब्ल्यू में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में अभी इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है वो है 46-47 रुपीज के आसपास, तो 47 के नीचे का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 55 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में डीसीडब्ल्यू में देखने को मिल सकता है। डीसीडब्ल्यू बंसी जी 5 पैसा कैपिटल, नतीजे आए थे अनुमान से बेहतर, या एक्चुअली थोड़े कमजोरी कह सकते हैं अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें। मार्जिन्स पर भी दबाव था, मुनाफा भी यहां पर हमने देखा है 25% गिरा है। क्या राय देंगे सर 5 पैसा के चार्ट पर? दीपांशु, यहाँ पे लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। 366 की क्लोजिंग है, नीचे में 357 एक अहम सपोर्ट है और अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं और जिनके पास है तो मेरी निकलने की राय होगी, क्योंकि स्टॉक काफी समय से साइडवेज है। 357 के नीचे निकलेगा तो एक डिसेंट करेक्शन मोड में एंटर करेगा और तब एक डीप करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। और ऊपर में खरीदारी की राय दीपांशु 390 के ऊपर होगी, 388 390 के ऊपर ही खरीदारी की राय है। तो इन लेवल्स पे नजर रखें, जिस भी डायरेक्शन में डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो उस डायरेक्शन में ट्रेड की राय होगी। तो ये है आपके लिए 5 पैसा जहां पर आपको रखनी है नजर। नतीजों पर इस पर भी एक रिएक्शन आने वाला है। पीबी फिनटेक, यहां पर कुछ बदलाव हो रहे हैं। एक तो इन्फो एज के साथ थोड़ा एक्शन है, दूसरा ये सब्सिडी है इनकी पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स, जिसमें 450 करोड़ का निवेश करेंगे। पालिया साहब जरा चार्ट देखें, लिस्टिंग अच्छी हुई थी, उसके बाद एक्शन में रहा, उसके बाद काफी शार्प करेक्शन रहा, अब क्या रहा है इसके चार्ट पर सर?
तो दीपांशु देखिए ऑलमोस्ट स्टॉक में जो करेक्शन हुआ था ये अपने प्रीवियस स्विंग लो के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखा है और हमें लगता है कि 635 650 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहे। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर इसमें वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। हालांकि प्रीवियस स्विंग लो के सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप के आसपास, तो हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ से पुलबैक के चांसेस बनते हुए दिख सकते हैं और एक पुलबैक में हमें लगता है स्टॉक में एक 710 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा करीब 640 का। अपसाइड में अगर 710 के आसपास आता है तो स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए पीबी फिनटेक। देखते हैं आज खबरों के दम पर ये कैसा एक्शन में आते हुए आपको दिखता है। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। सेठी साहब, कल बजाज फाइनेंस तो नतीजों के बाद काफी बुरा टूटा था, आज बजाज फिनसर्व के नतीजे आ रहे हैं, कोई व्यू सर इस पर नतीजों से पहले? नहीं देखिए, बजाज फिनसर्व भी वैसे एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, हालांकि नतीजों के आसपास थोड़े वोलेटाइल होते हैं। अच्छे नतीजों के बाद भी कुछ कुछ स्टॉक्स अनलेस की वो नतीजे तोड़फोड़ हो, जैसे आज परसिस्टेंट के आए हैं या बजाज ऑटो के आए हैं, उस तरह के अगर नतीजे नहीं होते हैं तो बाजार फिर थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, बिकॉज पहले से एंटिसिपेटेड होते हैं अच्छे नतीजे। तो मेरा ये मानना है कि नतीजे तो ठीक ही रहने चाहिए, बट स्टॉक पे करंट लेवल्स पे होल्ड ही करने की सलाह है। फ्रेश खरीदारी अभी इन लेवल्स पे थोड़ा दूर है, मतलब एक बार रिजल्ट देखने के बाद करनी चाहिए। चलिए एक बार रिजल्ट आने दीजिए, फिर यहाँ पर लेंगे व्यू। कोई राय से वागले साहब, इंडिया मार्ट पर नतीजे आने वाले हैं और नतीजों के साथ बायबैक पर भी विचार करने वाले हैं। आज ही होने वाला ये एक्शन। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर इंडिया मार्ट के लिए? दीपांशु, मुझे तो स्टॉक फिलहाल रेंज बाउंड लगता है। 4834 के करंट भाव से मुझे 4750 का बॉटम लगता है। ऑन द अपसाइड 4950 5000 का रेजिस्टेंस है, जो भी क्रॉस नहीं होगा, लेकिन अगर 5000 क्रॉस करता है तो फिर इसमें 200-300 पॉइंट की मूव बहुत जल्द आ सकती है। तो ये है आपके लिए इंडिया जिस पर आपको रखनी है नजर रखिए बाजार के एक्शन पर, क्योंकि रेट्स हो गए हैं सेटल। अनिल जी, 150 पॉइंट ऊपर 200 से ज्यादा दूर नहीं निफ्टी खुल रहा है और 160 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी तो ठीक लेवल लगा। निफ्टी और सर HUL, हालांकि नतीजे ऑब्वियसली अच्छे हैं, बट पाम ऑयल की खबर को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है, 4% ऊपर खुल रहा है सर। सरप्राइजिंग है दीप। तो इतना गैप से खुलने के बाद खरीदेंगे नहीं, इनफैक्ट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब फ्रेश खरीदारी 17,225 250 पार करके निकलेगा तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी जरूर 36,175 के पहले लेवल के आसपास खुल रहा है। अगर खरीदना ही है तो यहाँ खरीदारी करें, क्योंकि यहाँ आपको गैप अप नहीं है। निफ्टी में नहीं, निफ्टी में जिन लेवल पर खुल रहा है वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करें, फिर से नीचे के लेवल पर एंट्री करें। अगर 17,125 17,100 की रेंज में वापस मिलता है वहां पर एंट्री करें, अभी नहीं। 100% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 100% प्रॉफिट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं 17,225 या 17,250 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट भी कर सकते हैं। इतना बड़ा गैप मिल रहा है, क्यों नहीं करना? अच्छे लेवल मिल रहा है। हाँ, आप स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस हो सकता है रेंज को तोड़ने की कोशिश करें। आज एक्सपायरी का दिन, हल्के बाजार है, FI इंडेक्स 33%, लेकिन इतना बड़ा गैप है तो फिर नेचुरली आपको प्रॉफिट बुकिंग पक्का करनी चाहिए। और वापस मिले, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत खराब 50-75 पॉइंट नीचे मिल जाए फिर से ले लीजिए। हाँ, बैंक निफ्टी में वैसा नहीं है। बैंक निफ्टी आपका बड़ा गैप नहीं है, 150 पॉइंट ठीक है। बैंक निफ्टी में खरीदा जा सकता है। बैंक निफ्टी में खरीद सकते हैं। निफ्टी में प्रॉफिट बुक करें, ऊपरी लेवल पर शॉर्ट भी कर सकते हैं, नीचे का फिर से इंतजार करें खरीदारी के लेवल्स आने के लिए। पर HUL आज का स्टार बनने वाला है। सेठी साहब, ऑफ कोर्स वॉल्यूम ग्रोथ ने सरप्राइज करा है, नेगेटिव एक्सपेक्टेड थी, सपाट रही है, बट जो पाम ऑयल की खबर है वो तो बड़ा नेगेटिव, उसको पूरी तरह डिस्काउंट कर रहा है बाजार। हाँ बिल्कुल दीपांशु, तो वो मैं तो यही सोच रहा था अगर ये खबरें नहीं आती पाम ऑयल वाली तो फिर स्टॉक में और क्या होता था। बाकी नतीजे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही बाजार की उम्मीदों से काफी बेहतर नतीजे थे और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। हालांकि ये जो खबर आई है जो पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पे इंडोनेशिया ने बैन लगाया है, वो डेफिनेटली FMCG स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होगा, बिकॉज उनके रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ जाएंगे। बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक और देखते हैं ड्यूरिंग द डे अब किस तरह के रुख लेता है बाद में। बिल्कुल, तो चलिए नजर रखेंगे। बट HUL सरप्राइज आउट परफॉर्मर है आज का। नतीजे तो अच्छे रहे हैं, बट नेगेटिव खबर को भी पूरी तरह डिस्काउंट कर रहा है काउंटर। वागे साहब, बजाज ऑटो 2 दिन पहले 4,000 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय दी थी, आज ओपनिंग पर टारगेट हिट होगा, एग्जैक्टली 4,000 पर खुलने के लिए तैयार है। क्या करना है सर इस पर? दीपांशु,
ट्रेडिंग टारगेट है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वैसे बड़े टारगेट बजाज ऑटो के 4,500 4,800 तक के, बट वो पोजिशनल के है। तो आज अगर आपने परसों लिया है, आई थिंक हमने 38 में बात की थी 4,000 4,050 की, अगर आज वो मिलता है एक बार बुक कर लेना चाहिए, वहां पर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बजाज ऑटो पर नजर रखिएगा, ये काउंटर भी बड़े मूव के साथ खुलने के लिए तैयार हो रहा है। किरण जी, एक ब्रिटानिया पर राय दे दें, ये ज्यादा एफएमसीजी खबर पर रिएक्ट कर रहा है, 2% नीचे खुलने की तैयारी में। हमने देखा था हफ्ते की शुरुआत में जब ये खबर आई थी, पहले उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया, तब भी ब्रिटानिया पर ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट था। क्या कहती है सर इसकी चार्ट? किरण जी, ऑडियो म्यूट है सर। सॉरी दी, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो 3400 का है। जब तक 3400 क्रॉस नहीं करता तो कोई भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं इनिशिएट करने चाहिए। हालांकि परसों के दिन जब ये नेगेटिव न्यूज आई थी और उसके बाद जो यू टर्न लिया, उसके चलते 32, 40, 50 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। इसके नीचे मैं थोड़ा सा बेरिश व्यू रखूंगा, पर मेरा बुलिश व्यू 3400 के ऊपर ही आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया जिस पर आपको रखनी है नजर। कुणाल जी, एक्शन में तो और भी काफी सारे काउंटर्स आने वाले हैं नतीजों के दम पर। आज एसबीआई लाइफ के भी नतीजे हैं, थोड़ा सुस्त खुल रहा है। एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू के बाद हमने उन स्टॉक्स में भी एक्शन देखा था। एसबीआई लाइफ के लिए आज इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है सर? देखिए, चार्ट पर कुछ सुस्ती दिख रही है और एक सपोर्ट है चार्ट पर 1040 के आसपास। तो मुझे लगता है कि दीपांशु थोड़ा स्टॉक नीचे सरक सकता है, बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं है क्योंकि स्टॉक काफी दिन से करेक्ट कर रहा है। 1040 के आसपास मुझे बड़ा सपोर्ट नजर आता है। तो मान लीजिए इन स्तरों से और 2-3% नीचे आ जाए तो वहां पर बड़ा सपोर्ट है। और उसके अलावा ऊपर जिसमें मोमेंटम बनेगा 1120 के ऊपर, तो 1120 पार हो जाए तो फिर स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये है राय एसबीआई लाइफ पर। सीरीज आप कार ट्रेड ट्रैक करते हैं सर? लिस्टिंग के बाद से थोड़ा इग्नोर ही हुआ है, बाजार के रेडार पर नहीं है। सडनली आज नोमुरा की रिपोर्ट आई है, बाय कॉल के साथ इनिशिएट करिए कवरेज और 770 का टारगेट दिया है, तो यहां से अच्छी अपसाइड वो देख रहे हैं। आपकी क्या राय है सर इस पे? मैं देखिए, ये वन ऑफ द फ्यू न्यू एज बिजनेसेस है जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं या भरोसा नहीं है। मुझे लगता है इस स्टॉक को उछाल में एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। मुझे पर्टिकुलरली इनका बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आता है, तो आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए कार ट्रेड जहां पर आपको रखनी है नजर। एचपीसीएल बड़ा डाउनग्रेड आया है और जेपी मॉर्गन ने 365 से टारगेट 207 किया है। वागले साहब, एचपीसीएल का चार्ट देखें सर। दीपांशु, कल के दिन में ही बीपीसीएल एचपीसीएल दोनों में हमको थोड़ा सा सेलिंग देखा था, लेकिन इतना कुछ बड़ा सेलिंग नहीं था। लेकिन अभी ये आया है तो, और अगर 280 ब्रेक करता है, क्योंकि कल 280 का लो है और क्लोज 282 हुआ है, तो 280 के नीचे ये स्टॉक 265 तक के टारगेट के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है 265 के लिए ट्रेडिंग के ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 285 का होना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए एचपीसीएल। आईओसी और बीपीसीएल पर भी रखिए नजर। बीपीसीएल को भी डाउनग्रेड किया है और टारगेट 423 का कर दिया, हालांकि ऑलरेडी उसके काफी नीचे है ये काउंटर। और आईओसी इस पर टारगेट बढ़ाया, हालांकि 160 से 163 ही किया है, तो ये भी एक और काउंटर है जो फोकस में रहेगा। सिरी साहब, एक क्विक कॉल यूनाइटेड ब्रूअरीज पर, बढ़िया नतीजे और 1850 का क्रेडिट स्विस का टारगेट। एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी और नतीजे अच्छे थे, तो मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ उनको होल्ड करना चाहिए और इस स्टॉक में भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। आप बाजार 150 पर निफ्टी ऊपर खुल रहा है, तो अगर कोई करेक्शन आता है ड्यूरिंग द डे और स्टॉक नीचे आता है तो वहां पे फिर खरीदारी करने के मौके ढूंढे। ओके, तो ये है आपके लिए यूबीएल पर राय। आइए करते हैं शुरुआत आज की पारी की, और घंटे की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई नजर आएगी, क्योंकि 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है और बैंक निफ्टी में भी लगभग इतनी ही मजबूती, 151 और 161 लिफाफा लेवल सूर्य जी के जितनी तेजी बनती हुई दिख रही है। 500 अंक मजबूत है आपके लिए सेंसेक्स भी। आइए, आ चुके हैं बाजार खुलते हुए 17,150 के आसपास निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। 100 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, और जहां खुले वहां से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। 17,190 से दीप आ गया 17,100 की तरफ। इसलिए हम कह रहे थे कि लंबे समय बाद ऐसा कहा होगा कि
खुले वहां पर शॉर्ट कीजिए तो 17,100 के हमारे टारगेट की तरफ पहले मिनट में ही पहुंचता हुआ दिख रहा था, यानी कि जो गैप से ओपनिंग मिली उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। अब यहाँ पर 17,065 से 17,100 की रेंज में सपोर्ट लेंगे बाजार। इस रेंज में धीमे धीमे आपको खरीदारी करनी चाहिए 17,065 से 17,100। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 125 अंक ऊपर है 36,150 के आसपास, यहाँ पर भी मजबूती है और 36,000 को बेस मानकर हल्की फुल्की खरीदारी यहाँ पर भी हो सकती है। 300 पॉइंट ऊपर अब सेंसेक्स से 550 अंक जो ऊपर खुला था। आइए कहां से आ रही है मजबूती। लीवर 3% मजबूत, टॉप गेनर आइशर मोटर्स खरीदारी की राय, सुमित जी की 1.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। सन फार्मा में तेजी 1.5% की बनती हुई दिख रही है। M&M एक और स्टॉक है जो मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, यानी कि ऑटो शेयरों की रफ्तार बरकरार है। नतीजों के दम पर लीवर में एक्शन भरपूर है ही, लेकिन इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प तेजी में आता हुआ दिख रहा है। मेटल्स में हिंडाल्को 1% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। अदानी पोर्ट 1% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। यूपीएल में भी लगभग 1% की मजबूती। कमजोर क्या है? कुछ खास नहीं। HCL टेक 1% नीचे है, ब्रिटानिया 0.5% नीचे है, ज्यादा कोई खास नहीं। HDFC बैंक और कोटक बैंक में हल्का लाल निशान के साथ कारोबार, और ये वजह की बैंक निफ्टी बहुत आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन 17,125 के आसपास है निफ्टी और 36,150 के आसपास बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी टिकता हुआ दिख रहा है। 300 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है। वायदा कारोबार की तरफ से आ जाइए, बता दूं जल्दी से आपको एक्शन कहां पर है। लीवर 3% की के साथ टॉप गेनर। इंडिया मार्ट आज अपना रिजल्ट भी देगा और बायबैक पर भी बायबैक ही है ना या बोनस है? बायबैक पर है। हाँ, तो इंडिया मार्ट 3% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। परसिस्टेंट अच्छे नतीजों के बाद 2% के गैप अप से शुरुआत करता हुआ आज की पारी की। ग्लेनमार्क में ग्लेनमार्क बड़े दिनों बाद एक्शन आया, 2% ऊपर है। NMDC 1.5% नीचे। एक चीज और दीप जो मैं बताना चाहता हूँ हमारे एक्सपर्ट्स को भी, हल्की फुल्की खरीदारी के संकेत फार्मा शेयरों में आ रहे हैं। ग्लेनमार्क, सन फार्मा, डीवीज, जरा इन शेयरों पर नजर रखिए। अगर मूव बढ़ता है या वॉल्यूम आपको नजर आए तो यहां पर थोड़ा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। कमजोर शेयर देख लीजिए, नतीजों के दम पर ही एक्शन है। ट्रेंट 2.5% फिसलता हुआ। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2.5% नीचे। ये तो पाम तेल के इंपोर्ट पर जो इंपोर्ट बंद हो गया है, जो मलेशिया से एक्सपोर्ट होता था, उसका असर है। HDFC AMC यहां पर 1.5% नीचे। नतीजे बहुत मजबूत है तीनों ही कंपनियां। कल दोनों जो नतीजे थे UTI AMC और निप्पॉन वो नीचे थे। HDFC AMC के भी नतीजे यहाँ पर आपको कमजोर के बहुत तोड़फोड़ नहीं है। भारतीय, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो अच्छे नंबर्स के बावजूद 1% कमजोर आपको दिखेगा। तो ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। 17,120 के आसपास निफ्टी है, 36,115 के आसपास बैंक निफ्टी है और 57,075 इनिशियल प्री ओपनिंग सेशन का यूफोरिया सेटल होता हुआ सही लेवल पर अब बाजार बिल्कुल सर, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। सही बोला था। मुनाफा बुक कर लिए थोड़ा, अगर आप चाहें तो। और एग्रेसिव है तो शॉर्ट बिल्कुल। चेन्नई पेट्रो यहाँ पर रखिए नजर, नतीजों का रिएक्शन सीधा 10% ऊपर है और चेन्नई पेट्रो के साथ साथ MRPL में भी रैली आ रही, तो 6.5% ऊपर ये भी खुला है। गोदरेज एग्रोवेट, इस पर रखिए नजर। ये जो पाम ऑयल बैंक की खबर आई है 4% ऊपर ये काउंटर है। रुचि सोया, अदानी बुलमार पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। ये दोनों काउंटर्स भी मूव दिखा रहे हैं आपको। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस नतीजों के बाद 4% ऊपर ये काउंटर भी आपको दिख रहा है। वरॉक में है 3% की कमजोरी। कैमरन फाइन 3% ऊपर, कैमरन फाइन साइंसेज 2.5% ऊपर है। TCI लिमिटेड, जैकॉप लगातार एक्शन में रहा है। ये आज बंसल जी की कंडीशनल बाय भी है, पर सीधा 2-2.5% ऊपर ही खुला है। अदानी ट्रांसमिशन पर रखिए नजर। सनफ्लैग, साथ ही हुतामा की, ऑल कार्गो, KEI, कॉन्फिडेंस पेट्रो, टिन प्लेट, GMDC, कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव्स आती हुई दिख रही हैं। गिरावट कहां पर है ये भी आप देख लीजिए। कजारिया सिनेमिक्स 4% नीचे, लाओपाला 4% नीचे, जैसे गैस के दाम में लगातार उछाल आते हुए आपको दिख रहा है। एंड्योरेंस टेक आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहा है, 2-3% फिसलते हुए दिखेगा। साथ ही सारेगामा में कमजोरी है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 2% नीचे है। टीम लीज गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बॉम्बे बर्मा में आज आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। इंडो स्टार यहां पर भी वीकनेस दिखेगी। ग्रीव्स कॉटन भी 0.5% की सुस्ती दिखा रहा है। PV फिनटेक नजर रखिए, अपनी एक सब्सिडरी में ये फ्रेश पैसा डाल रहे हैं। 5 पैसा कैपिटल नतीजों पर ये रिएक्ट करेगा। इसके साथ ही कोहिनूर फूड्स राइट्स इशू आने वाला है, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। DCW लिमिटेड ये एक्शन में। के रेटिंग्स कल 14% गिरा था, बड़ा फंड एक्शन इसमें हुआ था। एशियन ग्रेनिटो यहां पर भी आपको रखनी नजर, फंड एक्शन इसमें भी होते हुए दिखा है। तो अनिल जी, रोटेशन है नतीजों के दम पर। एक्चुअली कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन भी दिखा रहे हैं, इतना भी खराब नहीं है वहां पर एक्शन। अब थोड़ा 17,125 के करीब निफ्टी संभलते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी 36,100 के करीब। तो इनिशियल यूफोरिया के बाद बाजार संभले, बट अच्छी बात है HUL ने अपनी गेम्स होल्ड करी 3% ऊपर
और जैसा आप हाईलाइट कर रहे थे सर, फार्मा शेयर्स में आज लीडरशिप आती हुई दिख रही है। बिल्कुल पूरा का पूरा एक्शन जो है डीप कैश मार्केट के स्टॉक्स में ही है, और ऐसे में एक जिस स्टॉक का जिक्र आपने किया चेन्नई पेट्रो, तो दमदार एक्शन दिखाई रहा है। दूसरा स्टॉक है एमआरपीएल, जहां पर बड़ा एक्शन जो जिक्र किया, दोनों के उम्मीद कर सकते हैं कि चेन्नई पेट्रो की तरह एमआरपीएल के भी नंबर्स बड़े तगड़े आते हुए देखेंगे, दोनों के नंबर्स मजबूती के साथ। मेरे ख्याल से आज हमारे इसमें भी था शायद, ट्रेडर्स डायरी में भी स्टॉक था शायद। जी सर। हाँ, तो एमआरपीएल जरा सुमित जी इसके चार्ट्स देखने हैं आपको, भरपूर एक्शन में 70 के पार। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक के अंदर एक अच्छा एक्शन बना हुआ है, और स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 10% से 15% का मूव जल्दी दिखाने को तैयार है। 74-75 ये इसके इमीडिएट के टारगेट होंगे। ओवरऑल 80 प्लस के लेवल एमआरपीएल में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी ले रखा है वो लोग होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें, 65 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, 80 रुपए तक के लेवल जल्दी आने वाले दिनों में एमआरपीएल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एमआरपीएल पर राय इस वक्त आती हुई। आइए बिगुल किरण जी के लिए, सबसे पहले किरण का कमाल, ओपनिंग शो का पहला बिगुल। बताएं किरण जी। अनिल जी, पहले डिस्क्लेमर कि ये हमने हमारे क्लाइंट्स को दिया हुआ है, अभी दिया है। डीवीज लैब खरीदना है, 4610 के आसपास फ्यूचर्स का अगले महीने का ट्रेड करता नजर आ रहा है। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। मेरा मानना है कि जो कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिला, सिमिलर काइंड ऑफ मूव आपको इधर भी देखने को मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4580 का, और मेरा आज के लिए टारगेट रहेगा अनिल जी 4725। इधर से और 100 रुपए की अपमूव बिल्कुल बनती है। बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं डीवीज लैब में। डिवीज इस पर आपको रखनी है नजर, बढ़िया एक्शन इस पर आते हुए दिख रहा है 4725 के लेवल्स के लिए। फार्मा में ये स्टॉक शाइन करते हुए दिख रहा है। सन फार्मा में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। सन फार्मा के चार्ट पर रखिए नजर। एक बार जरा वागे साहब से राय भी ले ली जाए सन फार्मा पर। वागे साहब, क्या करना है सन फार्मा में? दीपांशु, इसका व्यू तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन ये पोजिशनल के तौर पे है। आज के लिए ऐसा कोई मेरे पास सिग्नल नहीं है। मैं डिवीज लैब प्रीफर करूंगा आज के लिए, लेकिन सन फार्मा में पोजिशनली 6 से 8 महीने का व्यू लेके मेरा 1200 का टारगेट है। और इसका अगर आपको थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस रखना है फॉर अ ट्रेडर विद पोजिशनल बायस, तो 860 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1200 का टारगेट, ये मेरा पोजिशनल व्यू है। यह है आपके लिए सन फार्मा पर राय। आइए वागले साहब के पास एक कॉल भी तैयार है, बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, मेरा भी कॉल डीवीज में ही है, लेकिन लोअर लेवल पे 462025 ये रेंज पे आएगा तो बेटर होगा। अभी एक 10-12 रुपए की मूव आ गई है। आपका स्टॉप लॉस 4590 का होना चाहिए, टारगेट 4730-4740 का होना चाहिए होगा। ओके, तो यह है आपके लिए डिवीज। बैक टू बैक बाय कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। सुमित जी। दिपांशु, आप सनफार्मा की बात कर रहे हैं, मेरा पिक सनफार्मा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सनफार्मा के अंदर यहां से जल्दी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। पिछले 3 दिनों के हाई तो स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। खरीदारी करें, 910 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 940 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 950 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। यहीं से मेरे को लग रहा है सनफार्मा के अंदर एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए 910 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, 940 से 950 के टारगेट्स के लिए। अनिल जी, आप कह ही रहे थे सुबह फार्मा पर रखिए नजर और यहां से एक्शन आ सकता है। और सारे फार्मा स्टॉक्स फार्मा स्टॉक्स ने शुरुआत में ही चलने के संकेत दे दिए, और ये एक अच्छी बात है। और वो समझ में आ रहा था पहली टिक पर जिस तरह का एक्शन बनता हुआ दिख रहा था। ये स्टॉक्स आज का कोई सेक्टर आपको है ना रोटेशन में आता दिखेगा। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो रोटेशन पकड़ना बहुत जरूरी है कि कौन सा स्टॉक है या कौन सा सेक्टर। जो आज देखिए जैसे बैंक्स ठंडे होते हुए दिख रहे हैं, बैंक्स में वो जान नहीं दिख रही, मजबूती नहीं दिख रही है, यानी कि बैंकिंग शेयरों से वो मजे वाली बात नहीं है। सो आपको फार्मा पर फोकस करना है। एफएमसीजी में तो खैर मिला जुला सा कारोबार है, लीवर अच्छा है, तो बाकी सब चीजों में थोड़ी दिक्कत है। हल्की फुल्की खरीदारी आईटी शेयरों में निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। आईटी में ही एक स्टॉक जो नतीजों के दम पर आज बढ़िया मजबूत है, 1.5% परसिस्टेंट 4150। अच्छी बात है कि परसिस्टेंट में अभी इस बार आईटी शेयरों में हमने एक चीज और नहीं देखना शुरू की है, अट्रिशन रेट। हाँ, ज्यादा ही फोकस अब उस पर बढ़ गया है, जो पहले नहीं देख रहे थे। एब्सोल्युटली। हाँ, तो छोटी कंपनियों के लिहाज से अगर आप देखें
तो 26.5% की अट्रिशन रेट परसिस्टेंट की, जो काफी अच्छी कही जा सकती है। Yes. छोटी कंपनियों में 35% की अट्रिशन रेट एग्जैक्टली, इन्फोसिस 31 है, इन्फोसिस 31% है। तो परसिस्टेंट के नतीजे अगर आप क्वालिटी वाइज देखेंगे, ऑपरेशनल देखेंगे तो बहुत बेहतर दिख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब दोनों लिहाज से कि एक इन्होंने डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ तो 9% कमा ली है, देखो वो तो सोच भी नहीं सकते, वैसी परसिस्टेंट ने दिखाई है। बाकी हर पैरामीटर पे नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन अट्रिशन रेट का नंबर आपको अगले क्वार्टर के लिए भी कॉन्फिडेंस देता है। करेक्ट। भाई आज कोई भी नया एम्प्लॉय आता है, सेट होता है, वो पता करता है कैंटीन किधर है, मेरे बैठने की जगह कहाँ है। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई शादी के दिन बुला है कि तोरण मारने जा रहा है तो सब तैयारी पहले से सामने वाला, हाँ, तो सेटल होने में 5-15 दिन तो लगते ही आराम से, है ना। तो उस हिसाब से आपको टाइम देना पड़ता है नए एम्प्लॉयज को। मुझे लगता है कि ये परसिस्टेंट का ये क्वार्टर इस लिहाज से बहुत बढ़िया आगे के लिए भी। एक बार जरा इसके चार्ट्स पर राय लीजिए पालिया साहब, जरा परसिस्टेंट सिस्टम्स के चार्ट्स देखिए। तो अनिल जी, स्टॉक में करेक्शन होने के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट जिस जगह से यहाँ पे बेस बनाया वो ऑलमोस्ट का 200 के मूविंग एवरेज सपोर्ट एरिया था, वहां से स्टॉक ने एक बेस बना के वापस यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड दिया है। हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना है स्टॉक में, अब ये स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 4180 का। अगर ये लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर ये अपवर्ड मोमेंटम जो इसमें बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। और अपसाइड में हमें लगता है टारगेट शॉर्ट टर्म के हिसाब से 4280 से 4340 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेवरेबल है, क्योंकि स्टॉक में पिछले 5-7 दिनों में जिस तरीके से लोअर साइड पे बाइंग हुई है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। 4100 का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड के टारगेट 4270 से 4340 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए इसको बाई किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए परसिस्टेंट, जहां पर आपको रखनी है नजर। बढ़िया एक्शन इस पर भी आपको आते हुए दिख सकता है। कुछ और कॉल्स भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, ढेरों व्यूज तैयार हैं। स्वागत करते हैं एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल साहब का बीटीएसटी के लिए। मॉर्निंग मुदित जी, बताएं सर। देखिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर होता हुआ नजर आ रहा है। बाय करके चलना है कोरोमंडल 870 रुपए सीएमपी है, यहाँ पे लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 890 रुपए का, 890 भी निकलते हैं तो 905 तक के अपसाइड में कोरोमंडल में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस आएगा 862 का। ठीक है, जिस तरह के स्ट्रक्चर स्टॉक में बनते हुए नजर आए हैं, लास्ट 2 महीने का अगर कंसोलिडेशन देखते हैं तो उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर वीकली चार्ट कंसीडर करते हैं तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आया। बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। 890 और 905 के टारगेट के लिए कोरोमंडल को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस आएगा 862 का। तो ये जो लेवल्स मुदित जी बता रहे हैं कौन से कैश फ्यूचर्स? अनिल सारे कैश के लेवल्स है। कैश के लेवल्स, ओके। तो 874-75 पे चल रहा है, 862 का स्टॉप लॉस, 890-922। दूसरा सर? देखिए दूसरा स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस पर काफी टाइम से हम बुलिश हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चर स्टॉक ने बनाए हैं, कोई भी मार्केट का करेक्शन, मार्केट की वोलेटिलिटी स्टॉक पे देखने को नहीं मिलती है। स्टॉक थोड़ा सा डिप दिखाता है, फिर लोअर लेवल पे बढ़िया बाइंग देखने को मिलती है। जो अभी स्ट्रक्चर बने हुए एक बड़े अपसाइड मूव के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज तैयार हुआ है। 1 से 2 दिन के अंदर तो 2870 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। अगर पोजिशनल ट्रेड की बात करते हैं तो हमें 2950 तक के अपसाइड मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज में नजर आते हैं। तो कोई भी अगर छोटा मोटा डिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। पहला टारगेट 2870 का होगा, 2950 तक के भी टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 2740 का। 2740 का स्टॉप लॉस। दीप, एक और स्टॉक वो कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ग्लेनमार्क देखिए 3.5% ऊपर है। इसलिए मार्केट बड़े लंबे समय बाद देखा कि ग्लेनमार्क अभी 1-1.5% गैप से खुलता हुआ दिखे। हाँ। कुछ तो बड़े एक्शन की तैयारी में 450 पर पहुंचता हुआ 3.5% की मजबूती के साथ ग्लेनमार्क में एक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। इस वक्त बढ़िया तेजी होती हुई दिख रही है। तो आइए एक बार जरा ग्लेनमार्क के चार्ट पर कुणाल जी की राय ली जाए। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, मैं और राकेश जी अभी ग्लेनमार्क के चार्ट पर चर्चा कर रहे थे। जबरदस्त इसमें एक मूव आता हुआ आज दिख रहा है और काफी अरसे बाद स्टॉक में परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और उसकी वजह है कि 430 रुपए पर एक बड़ा सपोर्ट था,
वहीं से बाउंस आता हुआ दिख रहा है, तो एक इसको पुल बैक मानना चाहिए और ये पुल बैक और इसमें दम दिखाई देता है तो 470 तक ये पुल बैक कैरी कर सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है हाल फिलहाल में खरीदे है, होल्ड करें, 470 का टारगेट रखें। 470 पार हुआ तो 490 के लेवल्स पे आएंगे, लेकिन पोजिशनली लॉन्ग टर्म में इसका जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है वो समाप्त होगा जब ये स्टॉक 490 के ऊपर टिक जाएगा। तो एक शॉर्ट टर्म में पुल बैक बिल्कुल अनिल जी स्टॉक पे आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क पर राय इस वक्त। आइए 9:30 बजे हैं, घड़ी मिला लीजिए, वक्त है जैन साहब के जेम्स का। सुप्रभात जैन साहब, बताएं सर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। एजीज लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही बढ़िया कंपनी और लॉजिस्टिक्स स्पेस पे मैं काफी वैसे कॉन्फिडेंस है मेरा और बुलिश भी हूं, काफी दिनों से मैं बुलिश हूं इस पे। और मुझे जो सबसे बात लग रही है, बिजनेस है इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी और स्टोरेज करती है और टर्मिनल्स बना रखे, टर्मिनेटिंग फैसिलिटीज है एलपीजी और केमिकल प्रोडक्ट्स का। तो सेगमेंट वैसे ही काफी बूम में, ऑयल एंड गैस सेगमेंट, और उसकी लॉजिस्टिक्स से कंपनी करती है, तो इसलिए गजब के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और इंडिया की लीडिंग कंपनी है, इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज मान सकते हैं आप। और सबसे बढ़िया बात है, जो बिजनेस मॉडल हो तो बढ़िया है ही है। एलपीजी सेगमेंट से इनका 68% आता है, लिक्विड लॉजिस्टिक्स से करीब 32% आता है, और इन्होंने जेवी भी कर रखी है एलपीजी सोर्सिंग के लिए इटोचू के साथ, जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी। फिर इनका एक जेवी है वोपैक बोल के, एक और वर्ल्ड की लीडिंग टैंक स्टोरेज कंपनी, उसके साथ। तो एक तरीके से वर्ल्ड क्लास कंपनी मान सकते हैं इंडिया में। और जो प्रोफाइल है, प्रोमोटर्स प्रोफाइल, वो भी काफी इंप्रेसिव। और उसमें भी देखिए, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जब देख रहा था तो उसमें एफआईआई करीब 15% होल्ड करते हैं, डीआईआई करीब 2-2.5% के लगभग। और ओवरऑल अब फंडामेंटल्स पे अगर हम आते हैं तो बैकग्राउंड और पेडिग्री देखने के बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है, 16-16.5% के लगभग। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 12-13% है, और पिछले 7 साल की प्रॉफिट की कैगर 20% से ज्यादा रही है। और स्टॉक ऊपर के लेवल से बहुत बढ़िया करेक्ट कर चुका है, मतलब 394 के हायर लेवल्स दिखाया था, जो कि जुलाई के अब वहां से काफी अच्छा करेक्ट किया हुआ है, 220-21 के लगभग है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। और जो वैल्यूएशन दूसरे के पार्टनर्स को मिल रहा है उसके हिसाब से काफी सस्ते वैल्यूएशंस पे है। एंड रिजल्ट्स गजब के थे, मतलब आप मान लीजिए कि दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो 100 मतलब टीटीएम बेसिस पे ये कंपनी, मतलब दिसंबर क्वार्टर जो लास्ट दिसंबर क्वार्टर था उसमें 71 करोड़ का पैट था, इसके सामने दिसंबर 2021 में 102 करोड़ का पैट, और टीटीएम बेसिस पे कंपनी ने 328 करोड़ कमाए हैं। सो विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट, जनरली 100 करोड़ 200 करोड़, अब 328 करोड़ का पैट। और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और भी लॉजिस्टिक्स स्पेस में काफी बज रहेगी। सो वन कैन रियली बाय दिस स्टॉक फॉर द लेवल्स ऑफ 285। ओके, 285 के लेवल्स के लिए आपको करनी है खरीदारी एजिस लॉजिस्टिक्स में। ये है जिन साहब, कितने कॉन्फिडेंट है आप इसको खरीदने को लेकर? कितने कॉन्फिडेंट है? ये तो गजब का क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस ये है कि ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हुआ अनिल जी, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस आता है। जस्ट दैट कि मार्केट्स के माहौल अभी आज तो फिर भी ठीक है, जब मार्केट्स के माहौल अच्छे होंगे तो ये स्टॉक एक्सुबरेंस के साथ काफी ऊपर जाएगा, यही मेरा मानना है, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता है। लॉजिस्टिक्स स्पेस काफी गरमाया हुआ है, आप देखिए बाकी लॉजिस्टिक्स स्पेस के स्टॉक्स को गजब का पी मल्टीपल मिलता है, वैल्यूएशंस मिलते हैं। और ऑयल एंड गैस इस पर्टिकुलर सेक्टर पे मैं काफी बुलिश हूं। तो ओवरऑल मुझे सारे कॉम्बोज अच्छे लग रहे हैं, और एफआईआई डीआईआई का कॉन्फिडेंस हो तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट, सो वन शुड सर्टेनली बैंक ऑन इट। चलिए, तो मैं पूछा इसलिए मैंने जैन साहब को कि जैन साहब का स्टॉक पे तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस बोलने में कॉन्फिडेंस कम लगा मेरे को, क्योंकि जो जैन साहब ने शुरुआत की ना कि इस स्टॉक को खरीदने को लेकर मैं कॉन्फिडेंस हूँ, कॉन्फिडेंस हाँ, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। हाँ। तो कॉन्फिडेंस बोलने में कॉन्फिडेंस कम क्यों दिखा? इस चीज का आगे से मैं ध्यान रखूंगा सर। अरे आगे से ध्यान रखोगे तो हमें मौका कैसे मिला? अच्छा, आपको सुनो, आपने क्या बोला था जरा एक मिनट। जैन साहब ने जो बोला, हमने जल्दी से ना वो लाइन निकलवाई। मैंने बोला हमारी टीम को फटाक से एडिट करके जल्दी से मुझे वो लाइन निकल। जैन साहब सुनना जरा एक बार, मजा आएगा आपको भी। अब ये तो नया स्टाइल लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही बढ़िया कंपनी, और लॉजिस्टिक्स स्पेस पे मैं काफी वैसे कॉन्फिडेंस है मेरा और बुलिश भी हूं काफी।
जैसे आप सुना है, आप बोल रहे थे बीच में रह गया। इसमें अनिल जी क्या हुआ मैं बताऊं आपको, ये नाउन और एडजेक्टिव का फर्क पड़ गया। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस, कि मैं कॉन्फिडेंट वर्ड यूज करूं या कॉन्फिडेंस यूज करूं, और फिर मेरा मैं बताता हूँ क्या यूज करना है, मैं बताता हूँ क्या यूज करना है। भरोसा। भरोसा। हिंदी बोलो। हाँ देखो, हिंदी दुनिया की एकमात्र भाषा ऐसी है, हिंदी और संस्कृत, जो बोली जाती है, वही लिखी जाती है और वही पढ़ी जाती है। हाँ, अगर हमारे यहाँ भाषा लिखेंगे तो भाषा लिखेंगे और बोलेंगे भी वही, लिखेंगे वही। अंग्रेजी में GOOD गुड होता है, और बाकी तो आपको पता ही, कहाँ कहीं PUT पुट हो जाता है, कहीं BUT बट हो जाता है, वो तो वो आपके कभी समझ। सो सबसे बढ़िया भाषा, सभी भाषाओं के सम्मान के साथ, जो साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से जो प्रूवन है कि जो बोली जाए वही पढ़ी जाए वही लिखी जाए। कुणाल जी, आप तो विदेशों में भी पढ़ के आए, बताओ हाँ या ना जवाब में दो। अनिल जी 100% आप सही कह रहे हैं, और बिल्कुल आपने सही सलाह भी दी है जैन साहब को। तो अनिल जी आजकल जैन साहब बहुत अंग्रेजी बोलने लगे। अनिल जी थोड़ी इनको हिंदी बोलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई खास वजह या विश्व सूत्रों से जानकारी ली जाए? अनिल जी खोज जारी है इस पर अनिल जी, उपचार विभाग इस पर सक्रिय है। अनिल जी अच्छा, जैन साहब अंग्रेजी सीखने के पीछे कोई खास वजह, मैं सॉरी बोलने के पीछे? नहीं वो आ जाता है अनिल जी। कई बार क्या होता है, आप कोई 2-4 लोगों से सुबह और शाम इंग्लिश बात कर रहे होते हैं ना, तो अंदर ही अंदर इंग्लिश चलती रहती है। बट हम तो पूरे राजस्थानी, प्योर ठेठ राजस्थानी है, हिंदी से बहुत लगाव है हमें। वाह क्या बात है, परफेक्ट। तो फिलहाल जैन साहब से हमारा लगाव तो जग जाहिर है, और जैन साहब का जेम्स के साथ लगाव जग जाहिर है। एजिस लॉजिस्टिक 285 के टारगेट के साथ जैन साहब की तरफ से आज का जेम्स स्टॉक ये आप रखें रेडार पर। बाजार आराम कर रहे हैं, नेट बड़ी मंदी में 17,065 से लेकर 17,100 की सपोर्ट रेंज है, उसको होल्ड भी कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी आपका 36,000 के नीचे जाने को तैयार नहीं है, फिर से 50 पॉइंट ऊपर आया है। मिला जुला सा कारोबार है, दीप न गिरने की जल्दी है न बढ़ने की जल्दी है। लिस्टलेस ट्रेडिंग है, तो इतना गैर से क्यों खुल गया वही समझ में नहीं आया। इसलिए हम कह रहे थे कि न तो इसको 17,200 पार करना है, न 16,800 के नीचे जाना है, 17,000। तो बेसिकली उसी तरह से बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर, और एक एक करके फार्मा स्टॉक्स पर ही आपको रखनी है नजर। रेडार पर काउंटर्स आते हुए दिख रहे हैं। इंडियन होटल्स पर रखिए नजर। बाय द वे ये अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है, और बहुत ही बढ़िया नतीजों पर रिएक्शन दिखा रहा है। इंडियन होटल्स ऊपर आते हुए दिख रहा है, 5% की तेजी इंडियन होटल्स में बन रही है। बंसल जी क्या करना है इंडियन होटल्स के चार्ट में सर? देखिए दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और एक नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल यहां देखने को मिल रहा है। तो मेरी तो राय में दीपांशु यहां खरीदना चाहिए, और थोड़ा सा अगर नीचे मिल जाए 243.5 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे स्तर हैं खरीदने के लिए। शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है, 1-2 दिन के जो टारगेट्स हैं, वो लगभग 253 से लेकर 255 का जोन बैठते हैं। आपके लिए इंडियन होटल्स पर राय, स्टॉक मजबूत एक्शन में आता हुआ दिखा। आइए एक्शन को बढ़ाएं आगे, और बिगुल की रिक्वेस्ट भी आ रही है हमारे ये किरण जी की तरफ से। किरण के लिए बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। आज बड़े म्यूट हो रहे हो, पुरानी आदतें फिर से आपके चक्कर में बड़े लोगों को लगी बड़ी मुश्किल से छुड़वाई, वापस आप शुरू करोगे, कैसे चलेगा? ट्रू अनिल जी। अनिल जी बाय करना है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने लंबे पैमाने के चार्ट्स पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और मेरा मानना है ये अपमूव की शुरुआत है। तो मैं जो अपमूव हमने 2600 से लेके देखा 3200 तक, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और आज इसका ब्रेकआउट, ये बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। आपका स्टॉप लॉस 3160 का रहेगा। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, और टारगेट्स आज कल के लिए 3300 के पहले रहेंगे, और 3300 के बाद वापस एक बार रिव्यू लेंगे। पोजिशनली मे सीरीज के लिए ये 3500 की तैयारी हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनाइए। एशियन पेंट्स में खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से। हिमांशु गुप्ता तैयार हैं ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देने के लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर देखिए, मुझे लगता है कि HUL के नंबर्स के बाद FMCG अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और ITC हमने रिसेंट में काफी बार बात की है। मुझे लगता है कि एक हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब ये वापस से एक अपमूव दिखाने के लिए तैयार है। तो 260 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन देंगे मई एक्सपायरी का, ₹7.30 के आसपास के करंट लेवल है। मुझे लगता है कि यहाँ से इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन में ₹10 का पहला टारगेट और ₹12 का दूसरा टारगेट आने वाले 1 से 2 दिनों में आता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे अनिल जी हम ₹5 के नीचे का। ITC में मेरा ऐसा मानना है कि इस करेक्शन के बाद वापस से 270 के ऊपर के लेवल बहुत शॉर्ट टर्म में वापस से आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ITC की 260 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद कर चलेंगे। हिमांशु जी जी सर, पक्का ना एकदम? हाँ, मतलब ITC में तेजी की शुरुआत पिछले महीने भी आपने और मोदी जी ने मिलकर की है ना, 215 से 225 की रेंज में पिछले महीने था ना? हाँ, पिछले महीने। तो इस बार अब महीने भर के टारगेट्स क्या है, जरा थोड़े ऊपर के टारगेट भी बताओ आप। देखिए, चार्ट से देखते हुए लगता है कि जैसे ही ये स्टॉक अब की बार 270 के लेवल निकालेगा, जो ऑल टाइम हाई है 314-315 रुपए के टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं, जिसकी काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अभी आप खरीदारी की शुरुआत करेंगे, 270 के ऊपर एग्रेसिवली लॉन्ग जाएंगे। तो दूसरा स्टॉक सर? जी सर, तो अनिल जी दूसरा स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल का। अनिल जी, यहाँ पर एक मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिला है आपके सेशन में। 860 रुपए का एक मल्टीपल हर्डल था, उसको स्टॉक ने निकाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेजी है ये कुछ दिनों तक यहाँ होती हुई नजर आ सकती है। इसको हम अभी ट्रेड करेंगे 900 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के जरिए, जो कि लगभग 30 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसको 28-30 के लेवल में एक्यूमुलेट करके चले। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 21 रुपए का, और 50 रुपए तक का टारगेट कोरोमंडल की 900 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आता हुआ नजर आ सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट सीरीज में कोरोमंडल इंटरनेशनल 1000 रुपए तक के भी टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो कोरोमंडल कन्विंसिंगली रेडार पर आ रहा है। मोदी जी ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, सुबह सेठी साहब की पिक ऑफ द डे में भी ये काउंटर था। तो कोरोमंडल पर आप रखिए नजर, इस काउंटर पर आपको और तेजी बनती हुई दिख रही है। GSFC इस पर भी रखे नजर, खरीदारी में ये काउंटर भी इस समय मोमेंटम दिखा रहा है। तो वापस केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा एक्शन बनते हुए आपको दिखेगा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव आ रही है उस पर भी रखेंगे नजर। किरण जी का भी है, किरण जी का कमाल, आइए चलते हैं किरण जी के पास। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। 2-3 लॉन्ग कॉल्स के बाद पहला शॉर्ट कॉल आ रहा है, और बेचना है जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का नेकलाइन तोड़ दिया है। मैं वापस एक बार कैश लेवल्स के बारे में बात करूंगा। आपका अभी 527-528 का भाव चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 532 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि अगर आप आज की बात करें तो आपको टारगेट लगभग 515 के देखने को मिलेंगे, और अगर 2 से 3 दिन का वक्त देते तो 580 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बेच के चलना है जुबिलेंट फूड्स। ओके, पहला शॉर्ट कॉल जुबिलेंट फूड यहां बिकॉली करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए बसिन साहब से करते हैं मुलाकात, उनकी बेहतरीन पिक्स। इससे पहले एक बार जल्दी से बता दूं, आशु सर की तरफ से मैसेज है कि 17,100 और 17,200 का कॉल ऑप्शन की जो उन्होंने कल बात की थी, 17,100 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 17,200 के 2 बेचिए। वो 8 से 9 रुपए की कॉस्ट में जो बनाए थे, 21 से 22 रुपए का दाम उसका चल रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर चाहे तो। और अगर वेट करना है तो भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले और बड़े गेंस के लिए वेट करें। बिल्कुल बसिन साहब के लिए। गुड मॉर्निंग बसिन साहब, स्वागत है आपका सर। पहले तो बताएं आज एक्सपायरी के लिए आज से आउटलुक कैसे दिख रही है एक्सपायरी सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, 17,200 तक का अटेम्प्ट हो सकता है, बिकॉज मुझे लगता है कि 17,000 हैज बीन वेल डिफेंडेड, और 17,200 तो आज का बात है सर। ये तो आपको पता है कि रिजल्ट्स अच्छे भी आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऑप्शन लिख रखी है, तो मार्केट को रेंज में रखेंगे। मगर कल की तैयारी कर लीजिए सर, कल आपको ब्रेकआउट दिखना चाहिए 17,500 के ऊपर, एंड आई एम वेरी श्योर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वी स्टार्ट टू, ये जो करेक्शन था व्हाट इज मच नीडेड, ये सब खत्म हो जाएगा। आप टेक की अर्निंग्स देखिए, चाहे वो फेसबुक हो, मेटा हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हमारे यहाँ परसिस्टेंट हो,
बहुत बढ़िया रिजल्ट है और मिड कैप आईटी तो मुझे लगता है यहां से आउट परफॉर्म करेगा। तो आई एम बुलिश ऑन द मार्केट, जैसे मैंने पहले आपको कहा, मुझे लगता है मई का फर्स्ट वीक विल हेरल्ड अ न्यू अपसाइड और अप साइकिल, और आपको ये 17,200 500 जैसे क्रॉस होएगा आप देखेंगे अच्छी बाइंग आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो आज की एक्सपायरी के बाद कल से फिर से मूड माहौल पॉजिटिव होने की संभावना, एक्सपायरी भी मजबूत रहने की उम्मीद। बताएं सर अपडेट्स और साथ ही फ्रेश कॉल्स। तो अनिल जी, कल मैंने आपको नाम दिया था निपॉन एसेट मैनेजमेंट 18-19 का, वो 30 रुपए बिक गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुक की है, 340 का टारगेट है। उसके अलावा मैंने आपको माइंड ट्री में कहा था बने रहना, माइंड ट्री विल कम आउट विद नंबर्स बहुत अच्छे थे। और मिड कैप आईटी में आज मैं अपडेट देता हूं कि परसिस्टेंट और एम्फोसिस आप अक्यूमुलेट कीजिए, नॉट विथस्टैंड कि आज की एक्सपायरी के लिए, बिकॉज ये डेरिवेटिव में है, ऑप्शंस राइट है, लेकिन नंबर्स और मार्जिन बहुत अच्छा है। परसिस्टेंट ने 75 करोड़ के कैपिटल पे 200 करोड़ का प्रॉफिट और 25% की ग्रोथ गाइडेंस, तो ये एक ऐसे ही शेयर्स नेक्स्ट इन्फोसिस और टीसीएस बनते हैं। तो मैं एम्फोसिस और परसिस्टेंट पे एज ए डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स के पास होल्डिंग है और हम मिड कैप आईटी पे बहुत बुलिश हैं। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। सबसे पहले लीजिए सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक। अनक्वेश्चनेबली आपको पता है कि जिस तरह से डिफेंस में और जिस तरह से उसका रुझान है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो 2000 की तरफ जाएगा, लेकिन अभी आप 1625 1630 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 1595, 1720 तक का फर्स्ट टारगेट। और दूसरा पिक होएगा डीएलएफ। मुझे लगता है जिस तरह से गोदरेज और डीएलएफ एक्सपैंड कर रहे हैं, दिल्ली में गुड़गांव में कोई जगह खाली नहीं है, और डीएलएफ की जो कमर्शियल स्पेस है वो बहुत बुलिश है, बहुत जल्दी लग रही है। तो 375 में लीजिए, 367 का स्टॉप लॉस, 390 का टारगेट। 390 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको 2 दिन रखने की चेष्टा करनी पड़ेगी। ठीक बात है। तो एचएएल और डीएलएफ ये दोनों ही बेहतरीन स्टॉक हैं जहां पर खरीदारी करने की राय आज वसीम साहब की तरफ से। मुलाकात करिए वसीम साहब से दिन में 2 बार, और दोपहर 1:30 बजे और साथ ही 2:45 यानी कि 2:45 बजे भी यहां पर आपको मिलेंगे उनके बेहतरीन अपडेट्स और नए कॉल्स भी। धन्यवाद वसीम साहब आज सुबह समय देने के लिए। तैयार है जय ठक्कर कैश का ऑप्शन लेकर। गुड मॉर्निंग जय, स्वागत है। कल का निफ्टी का 17,100 का कॉल ऑप्शन टारगेट हासिल हो गए होंगे, हिट। वेरी गुड मॉर्निंग टू अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, 17,150 के आसपास हमने सोचा था निफ्टी पहुंच सकता है। इनफैक्ट स्पॉट में तो अनिल जी वो ओपन आई सेम निकला है, बट देन फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं देखेंगे तो 17,157 तक के हाई निकाले, तो वहां पे प्रॉफिट हुआ नहीं जी। टारगेट्स ऊपर में हासिल हुआ है एंड काफी लोगों को आई थिंक अपडेट किया तो 70-75 के आसपास भी एनर्जी 55 वाला कॉल बुक करने मिला है। सो कंफर्टेबली वहां पे प्रॉफिट बुक करने एनर्जी मिला। 17,100 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में एनर्जी जो सोचा था कि हायर एंड तक जा सकता है, बट एनर्जी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेंज है बहुत ही नैरो हो गई आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आई मीन वन हैज टू वेट फॉर दैट काइंड ऑफ ब्रेकआउट और कुछ कंफर्मेशन के लिए एनर्जी से मैं स्टॉक ऑप्शन में दे रहा हूँ। डिवीज का 4600 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे, 176 के करीब एनर्जी मिल रहा है। डिवीज लैब्स का मे सीरीज का एनर्जी 4600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 176 पर मिल रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस एनर्जी प्लेस करना होगा 141 पर। तो इसका भी 100 का ही लॉट एनर्जी, तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड निफ्टी के साथ ही साथ मैनेज हो जाएगा। 176 पे खरीदे, 141 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट ऊपर में 224 है, सेकंड टारगेट 246 है। सो 224 246 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। डिवीज लैब का 4600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है जी। एक और चीज जो निफ्टी में मुझे ऑब्जर्व में कर रहा हूँ ये कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 17,100 के नीचे अगर थोड़े टाइम के लिए ट्रेड कर रहा है, आई मीन देन इट कैन गो इन टेस्ट 17,050 17,000 लोअर एंड ऑफ द रेंज। हाउएवर आज का जो एनर्जी हाई है 17,157 का फ्यूचर्स का, स्पॉट का नहीं, और वही निकल जाता है देन आई थिंक प्रोबेबिलिटी आपकी 17,200 जो आपको हर्डल दिख रहा है वो निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक वो अगर लेवल्स में कुछ भी ट्रिगर होता है देन डेफिनेटली हम इंडेक्स पर भी कॉल लेकर आएंगे। हाँ तो फिर आप शो में है तब तक तो ठीक है, नहीं तो लाइफ लाइन यूज करिएगा, फोन अ फ्रेंड एनी टाइम 24/7 बिल्कुल चैनल चालू है। चिंता न करें। तो जहां भी ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले जरूर से बता दीजिएगा। यह है जय की तरफ से फिलहाल डिवीज लेने की राय। हाँ एक और चीज, कल कैश का ऑप्शन सुमित जी ने भी दिया था 17,000 वाला, 101 में 51 का स्टॉप लॉस, 151 और 201 लिफाफा लेवल। सुमित जी
आज मुनाफे में रहा होगा। बिल्कुल अनिल जी, टारगेट भी अचीव हुए हैं। वाह वाह, बधाई। टारगेट के ऊपर अच्छा खासा 15 पॉइंट और गया है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा आधा घंटा पौन घंटा कंसोलिडेट करने दे निफ्टी को, और उसके बाद वापस से ऊपर का मूव बनना चाहिए। तो कोई नया ऑप्शन समझ में आया तो बिल्कुल लेके आऊंगा वापस। तो ठीक है, ये है परफेक्ट आपके लिए इस वक्त आता हुआ दिख रहा है यहां पर। आइए बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट में खरीदारी की राय है। 7 दिन की ट्रेडिंग रेंज से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कई दिनों से स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा था और आज इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और एक इंट्राडे चार्ट्स पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। तो दीपक नाइट्राइट खरीदारी की राय है। अब यहां पर देखिए अनिल जी, हम इस सीरीज के यानी कि अप्रैल सीरीज के लेवल्स दे रहे हैं। अगर आप मई सीरीज में बाय कर रहे हैं तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट तय कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस जो है वो 2300 के नीचे स्टॉप लॉस रखता है। पहला टारगेट होगा 2375 का, इवेंचुअल टारगेट 2415 रुपए का। 115 के फाइनल टारगेट लिए दीपक नाइट्राइट पर करें खरीदारी। एग्री और केमिकल स्पेस में भी थोड़ा अच्छा मूवमेंट इस समय आते हुए दिख रहा है। पालिया साहब के पास चलते हैं बीटीएसटी के लिए। बताएं सर। तो दीपांशु जी, मेरा स्टॉक भी दीपक नाइट्राइट था। हालांकि अब राकेश जी कुणाल जी ने कवर किया है, लेकिन मुझे इसी सेगमेंट में केमिकल स्पेस में कैश सेगमेंट में जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो एग्री ऑर्गेनिक यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक में काफी अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा अपू यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। 1111 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और इसमें हमें अपसाइड के टारगेट लगते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 1140 से 1150 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 1090 के स्टॉप लॉस से अमी ऑर्गेनिक को बाय करने की सलाह है। तो ये है आपके लिए एमी ऑर्गेनिक्स, एक और केमिकल स्पेस की कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय राजेश जी की तरफ से। आइए करते हैं शुरुआत 10 की कमाई की। दस की कमाई में आप सबका स्वागत है। हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको कुछ बेहतरीन पिक। सिद्धार्थ सेजानी साहब विशेष जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे अपने एसपीएल मिड कैप्स के खास स्टॉक्स। लेकिन उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बग्गा साहब स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आज जो सुर्खियों में है वो है डॉलर इंडेक्स। 2017 से अब तक के हाईएस्ट लेवल पर आ चुका है, 103 के ऊपर। तो पहले तो ये समझाएं सर कि इस डॉलर इंडेक्स की मजबूती का क्या मतलब है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए, हमारे बाजारों के लिए, हम पर क्या असर पड़ेगा, ये जरा बताएं सर। देखिए अनिल जी, डॉलर इंडेक्स क्या हमें बता रहा है कि फेड कोई सरप्राइज नहीं करेगा, फेड रेट बढ़ाएगा ही। और रेट डिफरेंशियल जो है फेड के बीच में चाइनीज, जापान, यूरोप, यूके जो मेजर इकोनॉमीज है वो रेट डिफरेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो ये डॉलर इंडेक्स की मजबूती दो कारणों से है। एक तो 5-6 जो मैक्रो हेडविंड्स चल रहे हैं, यूक्रेन ले लीजिए, चाइना का कोविड खतरा ले लीजिए, इन्फ्लेशन ले लीजिए, सप्लाई चेन शॉक्स ले लीजिए, इस सब के चलते एक सेफ हेवन बाइंग आ रही है, लोग डॉलर की तरफ भाग रहे हैं। दूसरा अहम बात है कि फेड रेट बढ़ाएगा इस साल, 2.5 से 2.25% तक फेड रेट बढ़ाएगा, उसके चलते डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है।
बहुत ज्यादा लेवल पे आ गया है। इससे यूएस इकोनॉमी को भी अब आंच आने वाली है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा अमेरिका को भी। इतना हाई डॉलर लेवल इनके लिए भी सस्टेनेबल नहीं है, अमेरिका के लिए भी। यूरो कल देखिए 5% गिर गया जब रशिया ने गैस सप्लाई के लिए रूबल की मांग की, जो पहले भी वो बोल चुके हैं। बट कल असलियत में उन्होंने पोलैंड और बल्गेरिया के लिए गैस बंद कर दी कि जब तक लोग रूबल में उनको पेमेंट नहीं करेंगे वो गैस नहीं देंगे। तो खतरा बहुत बड़ा है और इसी को देख के मार्केट इंप्रेस नहीं हो रहा है। कुछ भी आप अर्निंग्स लाइए, कुछ भी करिए, आईसीआईसीआई के नतीजे देखिए कितने अच्छे थे, कहां गया बैंक निफ्टी। तो मैं यही कहूंगा मैक्रो खतरा बहुत बड़ा हुआ है। ऐसे माहौल में जब विक्स भी आपका हाई है, माहौल कॉशन का है, माहौल इसमें जूझने का नहीं है। और डॉलर मुझे लगता था टॉप कर जाएगा अप्रैल में, अब यही है कि मई में हमें लगता है कि टॉपिश हो जाना चाहिए डॉलर। यहां से और बढ़ना यूएस के लिए भी खतरा है और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए तो ऑलरेडी खतरा हो गया, क्योंकि जब डॉलर बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के वापस डॉलर की तरफ जाता है। वो हम देखते जा रहे हैं अनिल जी। ओवरऑल देखें, सितंबर लास्ट महीना था जब हमारे पास एफआईज का पॉजिटिव फ्लोज आया। लास्ट 7 महीने में एफआईज ने 2,70,000 करोड़ हमारे मार्केट से निकाल लिए। इसके बावजूद हमारा मार्केट केवल 3% नीचे है। आज सवेरे मैं आपका एडिटोरियल टेक देख रहा था, दिन की शुरुआत वही होती है आपको सुन के। और यही देखिए अनिल जी, 1 अक्टूबर को बाजार 17,500 के करीब था जी। आज हम 3% गिरे हैं 2,70,000 करोड़ निकल जाने के बावजूद। ये आपको मार्केट का स्ट्रेंथ दिखाता है। 2 लाख करोड़ जो डीआईआईस ने डाले हैं उसका स्ट्रेंथ दिखाता है। और ये जब पलटेगा, 3 महीने में पलटे, 6 महीने में पलटे, 12 महीने कह नहीं सकते, बट पलटेगा जरूर। भारत की अर्निंग्स देख के, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ देख के ये जब पलटेगा, आप सोचिए ये मार्केट कहां जाएगा। बिल्कुल, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन बढ़िया बात जो भसीन साहब कह रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जिन लेवल्स पर है अब यहां से बढ़ना मुश्किल है, ठहरना चाहिए, और ये एक अच्छी खबर होगी। आइए, अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, खुलते कुछ हैं, बंद कहीं और जाके होते हैं। डाउ फ्यूचर्स कुछ और दिखाता है, और मतलब एक ही ट्रेंड है कि कोई ट्रेंड नहीं है। तो इस पर भी हम बग्गा साहब से विस्तार से पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे। उससे पहले एक बार जल्दी से दीप, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात चलिए, तो जरा कमोडिटी बाजार का एक्शन आप बताइए। बिल्कुल सर, सुस्ती आई हुई कच्चे तेल में, ये अच्छी बात है हमारे लिए भी। हालांकि अब हम कच्चे तेल पर उतना रिएक्ट करते नहीं, बट एक रेंज में ही अटका हुआ है। एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, बट वापस धीरे धीरे करके अब देखिए 104 के नीचे भी आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। 100 पर नाइमेक्स आ चुका है। हमारे बाजार में भी 0.1% की कमजोरी दिख रही है। नेचुरल गैस ऑफकोर्स यहाँ पर दामों में काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, आज एकदम सपाट कारोबार कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में 2 महीने के निचले स्तर पर है सोना। हमारे बाजार में भी आधे % की गिरावट है। अब 51,000 के नीचे आपको सोना फिसलते हुए दिख रहा है। साथ ही चांदी 2.5 महीने के निचले स्तर पर है, 1.25% की गिरावट हमारे बाजारों में भी आ रही है। 64,000 के नीचे चांदी भी फिसलते हुए दिख रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में इस समय प्रेशर बना हुआ है। जिंक में आज अच्छी खरीदारी हो रही है आनंद जी, इस पर रखिए नजर। 1.25% की खरीदारी जिंक में है, पर कॉपर 0.5% नीचे है। बाकी बेस मेटल्स में भी आज कुछ खास एक्शन नहीं दिख रहे। तो सिवाय जिंक के बेस मेटल पैक में भी सुस्ती ही बनी हुई है इस समय। तो ज्यादातर सुस्ती का ही माहौल है, कुछ बड़ी मूव्स नहीं आ रही हैं। आज की ट्रेडिंग कॉल्स बता देता हूं आपको। पृथ्वी फिनमार्ट सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 64,400 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 64,000 फ्लैट, टारगेट 65,100 का रहेगा। कॉपर मे कॉन्ट्रैक्ट बेचना है 793 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 798, टारगेट 782। नेचुरल गैस मे कॉन्ट्रैक्ट खरीदें यहां पर 555 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 544, टारगेट 578। और कॉटन सीड ऑयल के मे कॉन्ट्रैक्ट खरीदें 2884 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 2855, 2855, टारगेट 2950 का। तो एक सेल कॉल है कॉपर पर, उसके सामने सिल्वर, नेचुरल गैस और कॉटन सीड ऑयल के यहां पर खरीदारी की राय है। अलजी फोकस तो करना पड़ेगा जहां तक ये खाने के तेल के दाम में फिर से बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है। इंडोनेशिया ने बड़ा यू टर्न लिया और अब कहा है कि सभी तरह के पाम तेल पर वो एक्सपोर्ट है। कितनी देर तक रहेगा ये नहीं मालूम, बट जब तक वहां के प्राइस स्टेबलाइज नहीं होते तब तक तो ये बैन बना ही रहेगा। साथ ही जैसा बग्गा साहब से भी हम बात कर रहे थे, डॉलर इंडेक्स में तूफानी तेजी आ रही है।
उसके सामने अगर आप देखें गोल्ड ज्वेलरी की मांग कम हो गई है, ऐसा रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। तो तीन खबरें हैं सर, तीनों पर करेंगे फोकस। सबसे पहले तो इंडोनेशिया का झटका, इंपोर्ट अटका, फिर डॉलर के तीखे तेवर और फिर गोल्ड डिमांड को लेकर एक ताजा रिपोर्ट आई है अक्षय तृतीया से पहले, यहां पर भी एक एनालिसिस करेंगे। तो तीन स्पेशल शोज लाइनअप करें सर 11:30 बजे। क्या बात है, तो भरपूर एक्शन है 11:30 बजे के शो में आज आपके लिए, और ये एक्शन बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, एक्शन बनाए रखें। तो आइए अब इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। नतीजों के सीजन में देश की दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। बजाज ऑटो स्टॉक आपको 2.5% 2% नीचे नजर आएगा, लेकिन वजह यह कि नतीजों से ठीक पहले 8 से 10% का शार्प रनअप अच्छे नतीजों की उम्मीद में आया, तो थोड़ी मुनाफा वसूली है। नतीजे में आपको बता दूं, कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। आय 7% घटी है, लेकिन अनुमान से कहीं बेहतर आया है। आय का आंकड़ा 7,975 करोड़ का आय का आंकड़ा रहा है, जबकि हमारा अनुमान था 7,650 करोड़, यानी कि अनुमान से काफी बेहतर। कामकाजी मुनाफा 1,365 करोड़ आया, जबकि अनुमान था 1,150 करोड़ का, तो बड़ा बीट आया है, उम्मीद से काफी बेहतर। मार्जिन की उम्मीद थी सिर्फ 15% की, आय 17% के आसपास, और 1,020 करोड़ का जो मुनाफे का अनुमान था उसके सामने 1,470 करोड़ का दमदार मुनाफा आता दिखा है। हालांकि एक्सेप्शनल गेन रहे 315 करोड़ के, और 140 रुपए का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया। आइए मुलाकात करते हैं, राकेश शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बजाज ऑटो के। सबसे पहले तो शर्मा साहब बहुत बहुत बधाई इस दमदार परफॉर्मेंस की। मेरे ख्याल से हाल ही के तिमाहियों में ये वन ऑफ द बेस्ट रही है, अगर अनुमान के लिहाज से देखें तो। नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बात को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि ये जो तिमाही थी ये बहुत कठिन और जटिल तिमाही थी, क्योंकि एक तरफ डिमांड बहुत अनसर्टन थी, दूसरी तरफ सप्लाई चेन में काफी प्रॉब्लम्स थे। तो ये दोनों चीजों को कंबाइन करके ये पिछले 3 महीनों को निकालना मुश्किल था। तो और हम लोग इस बात से खुश हैं कि इस तरह के डिफिकल्ट टाइम में इस तरह का परफॉर्मेंस आया है। ये एक चीज दर्शाता है बजाज ऑटो, और ये आप पूरे साल के लिए भी कह सकते हैं। अगर देखे जाए तो FY22 जिसके पूरे रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, इसमें हमारा हाईएस्ट एवर टर्नओवर और हाईएस्ट एवर एबिटा था, और ये बहुत मुश्किल साल रहा है। तो ये एक चीज दर्शाता है बजाज ऑटो के बारे में कि ये जो कंपनी का इनहेरेंट स्ट्रक्चर है, बिजनेस स्ट्रक्चर, कि एक्सपोर्ट्स भी है, डोमेस्टिक भी है, 2 व्हीलर भी है, 3 व्हीलर भी है, एंट्री लेवल बाइक्स भी हैं, CNG 3 व्हीलर्स हैं और स्पोर्ट्स बाइक्स हैं। ये बहुत अच्छा स्प्रेड रहता है, और हम लोग को रिस्क और वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए इससे हमको काफी सहायता मिलती है। बिल्कुल, तो ये मुश्किल तिमाही थी, लेकिन मुश्किल तिमाही के बावजूद परफॉर्मेंस ठीक रखने में आप कामयाब रहे, उम्मीद से बेहतर जो थी। सबसे बड़ी चीज जो सर मार्जिन मेंटेन कर पाए आप, 17.5% से 17%, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसके पीछे कोई खास कारण? देखिए, एक चीज तो मैं आपके दर्शकों के लिए साफ करना चाहता हूं कि इसमें जो इंप्रूवमेंट है उसमें 0.7 परसेंटेज पॉइंट्स ये वन ऑफ है, क्योंकि इसमें कुछ इंसेंटिव्स थे गवर्नमेंट के, ये पूरे साल का Q4 में ही रिकॉग्नाइज किया गया है, इसलिए थोड़ी सी इससे सहायता मिली है। लेकिन मैं इस 0.7% को अलग भी कर दूं तो फिर भी Q3 के कंपेयर में Q4 में 1.2 परसेंटेज पॉइंट्स की बढ़ोतरी है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है, कि पहला तो यह है कि जो एक्सपोर्ट्स बिजनेस है हमारा, उसका कंट्रीब्यूशन 55% से बढ़कर 60% हो गया, और एक्सपोर्ट बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसलिए ये जो BU मिक्स था, बिजनेस का मिक्स था, वो बहुत फेवरेबल हो गया। दूसरी चीज है कि जो हमारे प्राइस इंक्रीजेस थे वो थोड़े कॉस्ट इंक्रीजेस से ज्यादा रहे, तो उसकी वजह से इसका भी हम लोगों को फायदा मिला, और ये सब मिला जुला के 1% पॉइंट से मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ Q4 में Q3 के कंपैरिजन। तो ये आपके लिए तिमाही के लिहाज से मार्जिन की सिचुएशन। लेकिन एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहता था सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आजकल सब ऑटो कंपनियां
बड़ी एक्शन में है, आपने भी अपने प्लान्स अनाउंस किए। थोड़ा एक बार बताएं वहां पर किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, कितना कैपेक्स आप कर रहे हैं, क्या आपके टारगेट्स है सेल्स के, रेवेन्यू के वहां पर? देखिए, हमने तो हमारा चेतक स्कूटर जनवरी 2020 में ही लॉन्च कर दिया था। हम लोग ये समझते हैं कि ये जो दौर है इंडस्ट्री का, ये इंडस्ट्री इसमें धीरे धीरे बिल्ड होएगी और इस दौर में हम लोगों का जो उद्देश्य है वो वॉल्यूम को चेस करना नहीं है। हम समझते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है आइस से इलेक्ट्रिक, इसमें समय लगेगा। ये 1 या 2 साल की बात नहीं है, इसमें 5-10 साल लगेंगे और हम इसको लेके काफी एक्साइटेड है क्योंकि ये चीज बजाज ऑटो के लिए नए नए सेगमेंट्स खोलेगी, स्कूटर्स के, इंडिया में भी और इंटरनेशनल में भी। अब फर्स्ट फेज में हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपनी R&D और अपनी फैक्ट्री मजबूत करें और हम लोगों ने चेतक टेक्नोलॉजीज करके कंपनी फॉर्म की है जिसके अंदर हम ये फैक्ट्री बना रहे हैं और R&D टीम्स को असेंबल किया जा रहा है। ये क्षमता, इस फेज में हम सिर्फ क्षमता बनाने के पीछे दौड़ रहे हैं क्योंकि ये क्षमता रहेगी तो इस ट्रांजिशन में हमको जरूर लीडरशिप मिलेगी, इंडिया में भी और बाहर में भी। वो हमारा उद्देश्य है। तो हम अभी वॉल्यूम नहीं चेस कर रहे हैं, हम अपनी क्षमता बनाने के पीछे पड़े हुए हैं और ये कुछ मेरे ख्याल से 1-1.5 साल रहेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने वॉल्यूम्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। एक बात है सर, चूंकि नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई तो एक बार वित्त वर्ष 2023 के लिए आपसे थोड़ा गाइडेंस, आउटलुक जो भी आप दे सकें, जितना दे सकें बताएं सर। बजाज ऑटो के क्या प्लान्स है, क्या टारगेट्स हैं इस साल के लिए? देखिए, ये साल भी पिछले साल की मतलब वॉलेटाइल ही रहेगा। 2 तरह की आशंकाएं हैं कि सप्लाई चेन किस तरह से बिहेव करेगी क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चिप्स की जो शॉर्टेज है ये खुलती है फिर बंद हो जाता है, खुलता है फिर बंद हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों को मॉनिटर करने की जरूरत है इसमें और ये इसकी विजिबिलिटी नहीं है ज्यादा, तो ये आपको महीने पे महीने पता चलता है। दूसरी चीज है कि हालांकि अप्रैल मई में हम इंडिया में रिटेल मूवमेंट अच्छा देखेंगे क्योंकि नॉर्थ में शादियों का टाइम रहता है और 2 साल से शादियां कभी पोस्टपोन हो रही हैं या शादियों के जश्न पोस्टपोन हो रहे हैं, तो वो सब अप्रैल मई में आ रहा है और उसकी वजह से इंडस्ट्री को लिफ्ट मिलेगा। लेकिन वाकई में अंडरलाइंग फंडामेंटल वे में 2 व्हीलर टर्न अराउंड कर रहा है कि नहीं, ये हमको जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्लोजली देखना पड़ेगा क्योंकि पिछला साल 10 साल में 2 व्हीलर के लिए, इंडस्ट्री के लिए लोएस्ट साल रहा 10 साल में। तो अब हमको देखना है कि क्या ये बॉटम आउट हो गया कि नहीं, इसका पता हम लोगों को जून, जुलाई, अगस्त इस दौरान में पड़ेगा और अप्रैल में तो रिटेल शादियों की वजह से अच्छा ही जाना चाहिए। तो एक्सपोर्ट्स हम लोग के लिए स्टडी रहेगा। हमारी वहां पे अच्छी कंपेटिटिव पोजीशंस हैं कई देशों में। हमारा 80% से ज्यादा रेवेन्यू उन देशों से आता है जहां हमारी पोजीशन नंबर 1 या नंबर 2 है, तो ये बड़ी स्टेबल पोजीशन है, तो इसकी ये हम ड्राइव करते रहेंगे। 3 व्हीलर बिजनेस ट्रैफिक आ रही है वापस और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये क्योंकि हमारा 3 व्हीलर में 70% मार्केट शेयर है। सीएनजी के फुटप्रिंट गवर्नमेंट बढ़ा रही है, नए नए सीएनजी के स्टेशन लग रहे हैं, उसमें हमारा मार्केट शेयर 75-77% है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। तो एक्सपोर्ट स्टडी रहेगा, 3 व्हीलर बिजनेस वापस आ रहा है, मोटरसाइकिल बिजनेस इंडिया में बढ़ेगा, लेकिन हमको थोड़ा सा इसको और ऑब्जर्व करना है, सप्लाई चेन को मैनेज करना है, अवेलेबिलिटी चिप्स की और रॉ मटेरियल कॉस्ट, बिकॉज आप तो जानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो कॉस्ट साइड देखनी है। तो मिला जुला के ये साल भी काफी मतलब इसमें मैनेजमेंट को काफी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ा बिजी साल रहने वाला है और बहुत सारे बम्प्स और स्पीड ब्रेकर्स हैं, है ना, लेकिन आई एम श्योर हमारे यहाँ कौन कुशल पल्सर चलाते हैं। हाँ सर।
हमारे आपके एक बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर है, हमारे रिसर्च एनालिस्ट कुशल। तो जैसे आपकी गाड़ियां हैं ये सारे, वैसे आपकी कंपनी इन सारे बम्स और स्पीड ब्रेकर से पार निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए। राकेश शर्मा साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बजाज ऑटो के, बताते हुए अपनी कंपनी के बारे में, नतीजों के बारे में। आइए बढ़ते आगे, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दोनों मेहमानों का करेंगे स्वागत। गुड मॉर्निंग विश्वेश जी, करिए शुरुआत लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज के दिन में जो मेरी ओर से लॉन्ग टर्म पिक है वो है बीबीटीसी, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक काफी लंबे समय से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था अनिल जी, और जिस हिसाब से लास्ट 3-4 दिन में इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ, ऑलमोस्ट रोज के 15-20 लाख शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो रहा है और स्टॉक ऑलमोस्ट 880 टू 1100 के लेवल पर आ गया है। लेकिन अभी आप देखोगे कि ये जो शॉर्ट टर्म स्पाइक है ये वीक का ऑलमोस्ट 40 लाख शेयर का वॉल्यूम है, अलॉन्ग विद 200 पॉइंट प्राइस राइज। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 2020 के जो हाइस थे वो थे 1540, वहां से ऑलमोस्ट 840, मतलब प्राइस करेक्शन भी हुआ और एट द सेम टाइम काफी लंबा ट्रेडिंग टाइम वाइज कंसोलिडेशन भी हो गया। मुझे लगता है विद दिस प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट द स्टॉक इज शोइंग अ वेरी वेरी बिग साइन ऑफ मूविंग हायर। तो यहाँ पे 930 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है बीबीटीसी को बाय करना चाहिए। अपसाइड में 1364 और 1480 ये दो टारगेट रहेंगे। एट द सेम टाइम अनिल जी अगर आप इसको ईवी बाय ईबिटा देखते हो तो महज 4 के ईवी बाय ईबिटा पे मिलता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बुक वैल्यू जो है कंपनी की वो 814 है। तो जिस लेवल पे कंसोलिडेट हुआ था 840, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल बेस बन गया है। तो मुझे लगता है 3 से 6 महीने के लिए अगर इसको होल्ड किया तो यहाँ से 25-40% की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। ओके, तो बीबीटीसी जो है एक होल्डिंग कंपनी, बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे ब्रिटानिया, इन सारी कंपनियों की यहां पर खरीदारी करने की राय। 930 का स्टॉप लॉस, 1364, 1480 का टारगेट। सिद्धार्थ जी हमारे साथ तैयार है। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, लॉन्ग टर्म पिक बताएंगे सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल बताएंगे। और लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक है वो है एमी ऑर्गेनिक्स। एमी ऑर्गेनिक्स पे खरीदारी की राय है, 1354 का टारगेट। ये फार्मा एपीआई की बहुत बेहतरीन कंपनियों में से एक है, और फार्मा एपीआई थोड़ी बहुत स्पेशलिटी केमिकल और कुछ कुछ क्रॉनिक एपीआई ये ऐसी बनाती है जिसमें इनका 90% का मार्केट शेयर है। तो एमी ऑर्गेनिक्स पे खरीदारी की राय है। स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है नए नए प्रोडक्ट्स का, और यूटिलाइजेशन लेवल जो है इनका प्लांट का, इसको और बढ़ाने की योजना। साथ ही साथ मैं मानता हूं कि निश मार्केट है ये पूरा, और ये निश मार्केट में ये अपना मार्केट शेयर दूसरे से प्रोडक्ट्स में भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नए नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो ये पूरे सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है एमी ऑर्गेनिक्स फार्मा एपीआई की कंपनी, कम स्पेशलिटी केमिकल, बहुत ही बेहतरीन फिट बैठती है लॉन्ग टर्म के लिए। 1354 का टारगेट। ओके, 1354 के टारगेट के साथ यहां पर खरीदारी करने की राय एमी ऑर्गेनिक्स में। लॉन्ग टर्म पिक बता चुके हैं दोनों एक्सपर्ट, आएंगी कुछ आपके लिए बेहतरीन पिक्स और शॉर्ट टर्म और पोजिशनल भी। बग्गा साहब से हमें राय लेनी है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अमेरिका के उतार चढ़ाव की, और साथ ही एक एक्सक्लूसिव रिसर्च भी आपके लिए आने की तैयारी में। उन सबसे पहले आ गया एक छोटा सा ब्रेक। दस की कमाई में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है। बग्गा साहब से हम बात कर रहे थे कि अमेरिकी बाजारों में जो पिछले 2 हफ्तों से, स्पेशली ये हफ्ता तो बहुत ही जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स कुछ अलग ही दिखाते हैं, खुलते कुछ अलग, बंद होते थे तस्वीर बदल जाती है, फिर सुबह वापस ऐसे ही हाल है। बग्गा साहब, ये इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी इंट्राडे में भी, क्लोजिंग ओपनिंग बेसिस पे भी क्यों हो रही है, और इसका क्या मतलब है? अनिल जी, बहुत डिकेड्स के बाद आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ने को है। जो पिछले हफ्ते आपके साथ डिस्कशन में मैंने समझाया था कि अगर आप 1865 पोस्ट सिविल वॉर से अभी तक देखें
तो 25-30 साल का एक अंतराल आता है जब इंटरेस्ट रेट्स कटते हैं या बढ़ते हैं, और ये 1980 के बाद 42 साल बाद एक अंतराल आ रहा है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे अमेरिका में। तो मार्केट इसी से ही थोड़ा विचलित है। दूसरा है कि जो बैलेंस शीट फेड की बढ़ी है 2008 के बाद, 2008 में $2 ट्रिलियन से कम पे थे, 4 ट्रिलियन पे आए, और अब ये 2020 के संक्रमण के चलते $9 ट्रिलियन पे आ गए। अब उनका क्या जो अनाउंसमेंट आया है कि लगभग $95 बिलियन हर महीने वो बैलेंस शीट काटेंगे, जिसका मतलब है हर साल $1 ट्रिलियन लिक्विडिटी मार्केट से निकलती है। वो लिक्विडिटी कौन पचाएगा, कहां से आएगी वो लिक्विडिटी, ये सबसे अहम मुद्दा है। ये जनवरी से ही हम यही सोच रहे थे कि कहां से ये होगा जब रेट्स बढ़ेंगे। इसमें दो और पेचीदा इश्यूज आ गए। एक, चाइना में जो संक्रमण बढ़ा और शंघाई में जो लॉकडाउन हुआ, आज के दिन में भी 40 करोड़ चाइनीज पार्शियल या फुल लॉकडाउन के तहत बंद हैं घरों में। दूसरा बड़ा जो हुआ वो यूक्रेन का इशू हो गया, जो संभलते नहीं दिख रहा। एक परसिस्टेंट और एक चालू जंग चलती जा रही है, रोज कुछ ना कुछ पैंतरे चलाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इस सब के कारण मार्केट्स में हम देख रहे हैं बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। इसका अब हल कहां से निकलेगा? एक तो है कि चाइना में हमें लगता है काबू कर लेंगे वो लोग, 1-2 महीने की बात है। यूक्रेन में जो डैमेज होना था ज्यादातर हो गया। अब एनर्जी का है, कल आप देखिए यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें 10% बढ़ गई। पोलैंड और बल्गेरिया बहुत छोटे देश हैं जीडीपी वाइज, इतना इंपैक्ट नहीं है अगर रशिया उनको गैस सप्लाईज बंद करता है। पोलैंड ने इनफैक्ट काफी स्टोरेज में रखा हुआ है और बाकी देशों से भी वो मंगवा सकते हैं। बल्गेरिया तो बहुत ही छोटा देश है इकोनॉमिकली, तो बट 10% प्राइसेस बढ़ गए। यूरो जो था 1.05 के लेवल्स पे पहुंच गया। अब डर ये है कि डॉलर 2002 के आंकड़े तोड़ता हुआ निकल जाएगा। रेट्स बढ़ेंगे, डॉलर बढ़ रहा है। डॉलर का बढ़ना पूरी विश्व की इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है। तीसरा, फ्लोज निकल के, बाकी जगहों से फ्लोज निकल के डॉलर में जा रहे हैं। और आज जो संकट है वो है जीडीपी का आंकड़ा आ रहा है अमेरिका का। आज पहला वो एडवांस एस्टिमेट देंगे, पहला एस्टिमेट देंगे 1.1% आने की उम्मीद है। जो लास्ट तिमाही में 6.9% ग्रोथ थी, पहली तिमाही में 1.1% की ग्रोथ है। सिटी बैंक ने तो 1.2 का डी ग्रोथ -1.2 बोला है। देखते हैं, बट जो आम लोगों की सहमति है 1.1 की है। उसके चलते भी काफी वॉलेटिलिटी है कि अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आया तो आपके कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो साथ ही चलते हैं, वो कितनी देर तक होल्ड अप करेंगे मार्केट्स को। तो ये सब कारण है अनिल जी, वॉलेटिलिटी। ठीक बात है। तो उतार चढ़ाव बढ़ने के ढेर सारे कारण जो आपको बग्गा साहब ने अच्छे से समझाया, और इससे ज्यादा आप और समझना चाहते हैं तो भी आपके लिए पूरा का पूरा एक स्पेशल शो जो कुछ महीनों के अंतराल के बाद फिर से शुरू होने जा रहा है, एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। अगले हफ्ते हम फिर से करेंगे, क्योंकि पिछले 2 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में युद्ध के चलते भारी उतार चढ़ाव हुए, हर रोज नई नई चीजें आ रही थी, तो हम ज्यादा फ्रिक्वेंटली बग्गा साहब से बात कर रहे थे। लेकिन एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स इस अगले हफ्ते मई के 1 तारीख को तो छुट्टी है नहीं, हाँ, एक तो संडे है, एक संडे है, हाँ, या तो 2 तारीख को या 4 तारीख को डेफिनेटली सर का समय लेकर हम आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आपको आधा घंटे में ग्लोबल मार्केट्स की पूरी तस्वीर महीने भर के लिए एक ब्रॉडर आउटलुक के तौर पर मिल सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और आज पूरा ग्लोबल आउटलुक बताने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और वक्त एक जी बिजनेस की तरफ से एक एक्सक्लूसिव रिसर्च का। कुशल गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, बता रहे हैं एक बेहतरीन रिसर्च। बताएं कुशल।
सर समर स्टॉक्स पर ही हमारा लगातार फोकस बना हुआ है और आज के लिए स्टॉक है वर्लपूल, जहां पर आपको बड़ा फोकस रखना है। दरअसल कल मैं इनकी आईएमडी की ट्विटर अकाउंट देख रहा था और उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि गर्मी बढ़ने के संकेत साफ साफ आ रहे हैं अगले 5 दिनों में, और यहां पर इन्होंने हीट वेव जैसे कंडीशंस का अनुमान लगाया है, जिसमें ईस्ट, सेंट्रल और साथ ही नॉर्थ वेस्ट इलाके जो हैं वहां पर अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव जारी हो सकते हैं। इनफैक्ट आप देखिए यहां पर दिल्ली में इन्होंने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया हीट वेव के लिए, और आज के लिए जो तापमान है वो 44 डिग्री तक भी पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपको जितने भी ये समर स्टॉक्स हैं इसमें खासकर एसी और रेफ्रिजरेटर पर बड़ा फोकस रहेगा, और इसी वजह से मुझे वर्लपूल काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इनफैक्ट आप देखिए 2022 में जो मार्च का औसत मासिक तापमान था वो पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब वर्लपूल इन स्पेसिफिक क्यों पसंद है, इनफैक्ट मैंने चैनल चेक किया था और पिछले एक हफ्ते में जो रिटेल एसी की बिक्री आई है वहां पर 20% का इजाफा देखने को मिला है। तो अपने आप में ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट पॉइंट बन रहा है, और रेफ्रिजरेटर से जो इनकी आय आती है वो करीबन 62% आती है, और एसी से ऑलमोस्ट 6% इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। तो बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रेफ्रिजरेटर और एसी से आता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही मार्केट शेयर की बात करेंगे तो 17% का मार्केट शेयर वर्लपूल ऑलरेडी कमांड करती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट बढ़ी हुई कीमतों को ग्राहक ऑलरेडी अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की यहां पर मौसम के कंडीशंस बने हुए हैं, डिमांड स्पाइक होनी लाजमी है, और इसी वजह से वर्लपूल बड़े फोकस में रह सकता है। ओके, तो वर्लपूल है वो स्टॉक्स जहां पर हीट वेव अगले 5 दिनों में आने की तैयारी है, और इस बार एसी की डिमांड गजब की बहुत ज्यादा है। कल हम बात कर रहे थे ये नेसेसिटी से लग्जरी हो गई। एक्चुअली एसी की आपने बात की, एक डिमांड और बहुत तेजी से बढ़ गई, क्योंकि मैं अभी राजस्थान जाके आया था शादी में। कूलर्स, वहां पर कूलर्स ज्यादा चलते हैं। कूलर्स मतलब एक्चुअली मैं बताऊं, कूलर्स शेल्फ में है ही नहीं, ये हालत है, मिल ही नहीं, हाँ मतलब स्टॉक ही नहीं है। एक कूलर वाली तो कौन सी कंपनी, सिम्फनी देखिए, हाँ सिम्फनी एक ये स्टॉक भी लाई है। वर्लपूल तो है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सिम्फनी जैसे स्टॉक्स के लिए, कूलर बनाने वाली कंपनियों के लिए भी ये सीजन बड़ा जबरदस्त होने वाला है। हाँ स्टॉक देखिए ना 4% ये भी ऊपर है। तो ये हीट वेव वाली जो स्टोरी है वो एकदम परफेक्ट आपने पॉइंट आउट की है। तो यहाँ पर भी बड़ा एक्शन है। वर्लपूल और सिम्फनी वाले तो जैन साहब है ना, अच्छा जैन साहब तो जेम्स लेके चले गए हैं, लेकिन एक बार जरा इन स्टॉक्स पर राय ली जाए। वर्लपूल, इसके चार्ट देखिए जरा सुमित जी, राय दीजिए अपनी। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। कोई भी डिप आता है तो स्टॉक में खरीदारी करें। 1625 1630 के आसपास इसमें लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर के अंदर 1700 से लेके 1750 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में जल्दी वर्लपूल में देखने को मिलने चाहिए, और नीचे में जो सपोर्ट बनेगा 1590 1600 के आसपास का बनेगा, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 80 से 100 रुपए का तेजी जल्दी वर्लपूल में देखने को मिलना चाहिए। तो ये आपके लिए आए वर्लपूल पर सुमित जी की तरफ से, और सेडानी साहब सिम्फनी पर और हीट वेव पर अपनी राय देना चाहते हैं, बताएं सर। अनिल जी, मार्च के मिड में मैंने सिट की सिट में बास्केट लाया था, बीट द हीट, और इसमें सिम्फनी भी थी, हैवेल्स था, वोल्टास था, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर था। तो बीट द हीट बहुत ही सही स्टोरी है, और ये हीट वेव के कारण ये सारी स्टॉक्स में एक अच्छा उछाल रहेगा। तो ये है आपके लिए बीट द हीट वाली थीम सिट की सिप में, यहां पर खरीदारी करने की राय सिम्फनी में भी आती हुई दिखी। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो कमाल करते हुए दिख रहे हैं, और गर्मी से जुड़े इन सारे स्टॉक्स पर रखिएगा फोकस। आइए फोकस रखिए एक स्टॉक पर जिसमें गर्मी है। ये तो गर्मी से जुड़े वाले स्टॉक्स की हमने बात की, एक स्टॉक जिसमें गर्मी है, और गर्मी है अच्छी परफॉर्मेंस की, और वो है केपीआईटी टेक। आइए वक्त है आज के दूसरे न्यूज पर यूज सेगमेंट का। केपीआईटी टेक कल बाजार बंद होने के बाद नतीजा है कि कंपनी के पुणे की ये कंपनी है, पुणे में हेडक्वार्टर है, और ऑटो स्पेस में सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशन देने वाली ये तगड़ी कंपनी है। और आजकल जो ईवी वाली नई थीम चल रही है, तो ईवी की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली जितनी ऑटो कंपनियां, उनके लिए जो एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए, उसमें केपीआईटी लीडिंग प्लेयर है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ तीनों ही हैं, मिस्टर किशोर पाटिल साहब। पाटिल साहब कंपनी के ये सारी पोस्टों लेते हैं। 1990 में केपीआईटी की शुरुआत की, तो एक चीज तो क्लियर है, केपीआईटी का नाम सर आप ही के नाम पे पड़ा है, किशोर पाटिल साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और 1990 में आपने शुरुआत की, इसका मतलब सीए तो आप उससे पहले हो गए होंगे। सर कौन से साल में आपने सीए किए?
83 में थी। ओह, मेरे से 10 साल सीनियर सर, मैं 93 में, आपसे बहुत पीछे। और मजे की बात देखिए, आपने सीए करने के बाद इतनी बेहतरीन आईटी कंपनी बनाई है। सर पहले एक बार जल्दी से नतीजे बता दूं हमारे दर्शकों को, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। आय 5% बढ़कर आई है 652 करोड़ रुपए, डॉलर रेवेन्यू भी 4% की अच्छी मजबूती। ये सर सारे तिमाही दर तिमाही बता रहा हूं मैं, तो ये नंबर्स बहुत तगड़े हैं। 9% एबिट बढ़कर आया, मार्जिन 14% के आसपास हैं और मुनाफा 13% बढ़कर 79 करोड़ के आसपास। तो आईटी कंपनियों के लिए वैसे मुश्किल वाली तिमाही दिख रही थी, लेकिन केपीआईटी के लिए ये तिमाही बेहतर दिख रही है। सर क्या कुछ खास ट्रिगर्स है इस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे? धन्यवाद। सो 2-3 चीजें हैं। एक तो ऐसा है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसी है कि इस एरिया में जो लीडिंग प्लेयर्स है दुनिया में, वैसे 25 लीडिंग प्लेयर के साथ हम काम कर रहे हैं। सो ये जो नया चेंजेस हो रहा है, जैसे आपने बताया इलेक्ट्रिफिकेशन है और ऑटोनॉमस कार है, या चेंज इन आर्किटेक्चर चल रहा है जिसको सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल बोलते हैं, नए तरीके से व्हीकल जो बाजार में आएंगे वो 25-26 में आएंगे। उसके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके प्रोग्राम पे हम काम करते हैं, और ये 25 लोगों के साथ हम वो काम करते हैं। उसके कारण हमें थोड़ा विजिबिलिटी अच्छा है, 2-3 साल का जो हमें मालूम रहता है कि क्या काम होने वाला है। सो उसके कारण हमारी जो ग्रोथ है वो वैसे कंसिस्टेंट रही है। जैसे देखा आपने पहले लास्ट 7 क्वार्टर में देखा तो हमारा मार्जिन बढ़ा है, और ज्यादा क्वार्टर्स में तो ग्रोथ बढ़ी है। तो उसके कारण हमें जो लॉन्ग टर्म व्यू जो मिल रहा है क्लाइंट के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन के कारण, उसके कारण हम ये नतीजे दे सके। सर अब ये बताएं सर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो बड़ी उम्मीदें हैं और जो बड़ी आशाएं लोगों को कि इस स्पेस में बड़ा काम हो रहा है, आप भी कर रहे हैं, जरा ये बताएं कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी केपीआईटी टेक के लिए है ईवी स्पेस में, और आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह के बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप नाम डिस्क्लोज कर पाए तो। हम तो एक तो ऐसी है कि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन है वो तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाले है। उसके कारण 2-3 है। एक तो कुछ गवर्नमेंट जैसे यूरोपियन गवर्नमेंट ने वैसे रेगुलेशंस लाए, एक तो वो है। दूसरी बात ऐसी है कि अभी ये आपने देखा है कि एनर्जी प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस कैसे बढ़े हैं, तो उसके कारण वो अफोर्डेबल हो गया है। सो इलेक्ट्रिफिकेशन वो अफोर्डेबल भी हो गया है। और तीसरी चीज ऐसी है कि जैसे लोगों को एनवायरमेंट के प्रति जागरूकता आ गई है, और जैसे कि कुछ नए कंपनीज आए हैं इस मार्केट में, तो अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए लोगों को मालूम है कि यही फ्यूचर है। बहुत सारे कंपनियों ने ऐसा बताया है कि 2030 के बाद हम सब कार्स हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन वाली रहेगी। और वैसे पैसेंजर कार नहीं कर रहे हैं, कमर्शियल कंपनीज भी उस तरीके से बढ़ रहे हैं। सो उसके कारण ये ग्रोथ होने वाली है। तो अभी क्या हो जाएगा कि अगर आपने देख लिया तो अभी का जो शेयर है इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत कम है। सो नए नए कंपनीज उसमें ज्यादा आएंगे, पैसेंजर कार आएंगे, कमर्शियल व्हीकल्स वाले आएंगे, और जो जैसे जैसे ज्यादा मॉडल आएंगे, जैसे ज्यादा प्लेटफॉर्म आएंगे, सो उसके कारण जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है, जो नए नए इनोवेशन होता है, उसके कारण केपीआईटी को संज्ञा उपलब्ध रहेगी, हमारी उपलब्धियां बढ़ जाएंगी। ठीक बात है। पाटिल साहब एक चीज बताएं सर, ये सारी आईटी कंपनियों में एक बड़ी समस्या जो इस बार दिख रही है, लोग बड़ी नौकरियां छोड़ छोड़कर एक से दूसरी कंपनी में दौड़ लगाते हैं। आपके यहाँ क्या सीन है? अट्रिशन रेट किस तरह की रही है और कब रुकेगी सर ये? तो एक्चुअली कैसा है कि ये कभी कभी होता है। इस टाइम का जो इम्पोर्टेंट ऐसा है कि वो सभी सेक्टर में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, इंडिया में सिर्फ नहीं हो रहा है, दुनिया में सब जगह हो रहा है। सो ऐसे एक अलग, जैसे ग्लोबल रेसिग्नेशन बोलते हैं, वैसा सिनारियो तैयार हो गया है। सो हमारी एट्रिशन परसेंटेज ही करीब तक 25% के आसपास रही है, और अभी एक्चुअली इस क्वार्टर में तो कम है उससे, बट हम ऐसे समझ के जा रहे हैं कि ये सिनेरियो है कुछ दिन तक जो रहेगा। सो हम ऐसे कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे जो एट्रिशन बढ़ रहा है जो है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा लोग डेवलप कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, ज्यादा डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं। सो
हमारा फोकस ऐसा है कि इसका हमारे डिलीवरी पे इम्पैक्ट ना हो जाए, क्वालिटी पे इम्पैक्ट ना हो जाए, उस पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिकॉज ऐसे बोल नहीं सकते ये कब खत्म हो जाएगा, बट ऐसे देख लिया हमने लास्ट 25 साल में देखे है तो सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऐसे 3-4 बार ऐसा हुआ है। जैसे कि .com के टाइम हुआ था, जैसे कि जब ERPs आए थे तब हुआ था। सो ऐसे 2-3 बार ऐसा होके गया है। इस टाइम जरा थोड़ा सा जरा ज्यादा है, सब जगह है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, सब जगह है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजीज कंपनी मैनेज कर लेंगी। ठीक बात है। कभी कभी वो वैसा होता है ना सर कि कुछ सालों तक एम्प्लॉइज को इंक्रीमेंट नहीं मिलता, कभी कभी एम्प्लॉइज का समय आता है तो पता चला तो होता नहीं है। नहीं, आपके यानी बाकी सारे सेक्टर्स में वैसा होता है कि कई बार एम्प्लॉइज वो इन्फ्लेशन बीट कर ले तो ठीक है, उतना इंक्रीमेंट मिल जाए, कभी कभी डिमांड ज्यादा होती है। अच्छा सर, जो हम जनरली पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और कई बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात निकलती तो समझा जाता है, तो क्या टेस्ला, रिवियन, इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए भी आप काम कर रहे हैं? हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते, बट हमारा जो फोकस है वो दो टाइप के कंपनियों पे है। हमने 25 कंपनियां आइडेंटिफाई की जिसका आज का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। ओके। एंड जो ये चेंज करना चाहते हैं उसके कारण उन्होंने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर का नया प्रोजेक्ट लिए हैं ये चेंज करने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन में जाने के लिए, ऑटोनॉमस में जाने के लिए, नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सो ये हमारा जो है वो एक मेन क्लाइंटल है। दूसरा क्लाइंट है जिसको हम बोल रहे हैं कि जैसे हम उसको डिसरप्टर्स बोलते हैं, जो नए कंपनीज आई है और जो चैलेंज कर रही है एग्जिस्टिंग कंपनी को, ट्रेडिशनल कंपनीज को चैलेंज कर रही है। सो हम ये दोनों पे फोकस करें। बट आज का हमारा जो बिजनेस है, मोस्ट ऑफ आवर बिजनेस, जो ज्यादातर बिजनेस है वो जो ट्रेडिशनल कंपनी उन पे फोकस है, लेकिन हमने एक नया यूनिट बनाया है जो फोकस करता है इन डिसरप्टर्स कंपनी। चलिए, तो बढ़िया है। ये है कंपनी की परफॉर्मेंस और आगे का आउटलुक। किशोर पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए जी बिजनेस के दर्शकों से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आइए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार लेनी है हमें एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की कुछ पोजिशनल पिक्स भी, और साथ ही साथ 10 की कमाई के स्टॉक्स। थोड़ी बेहतर सिचुएशन अब होती दिख रही है बाजार में। 17,100 की तरफ फिर से बढ़ने की कोशिश होती दिख रही है। तो जो 17,065 से लेकर 17,100 की सपोर्ट रेंज है, एग्जैक्टली उसमें बाजार, माफ कीजिए, नीचे की तरफ बाजार आते दिख रहे हैं, दिन के नीचे की तरफ 17,100 के नीचे, तो उस रेंज में आते हुए नजर आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी भी 36,000 के नीचे डिप करता हुआ अब आपको दिखेगा। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है पोजिशनल पिक्स का। सिद्धार्थ जी बताएं। देखिए अनिल जी, ये स्टॉक जुमा देगा, झूम उठेगा लोग इससे, और ये स्टॉक है रेडिको खैतान, अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली कंपनी रेडिको खैतान, जो प्रीमियम कैटेगरी में काफी अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं ये लोग, जिसे हम प्रेस्टीज एंड अबाव कहते हैं। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है ग्रोथ भी जो इनके पीयर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, वो प्रीमियम कैटेगरी में उससे अच्छे बेहतर ग्रोथ कर रहे हैं। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद लगा रहे हैं मैनेजमेंट आने वाले टाइम में, और कैपेसिटी एक्सपेंशन करीब 750 करोड़ का है। तो रेडिको खैतान बहुत ही बेहतरीन कंपनी इन द अल्कोहलिक बेवरेजेस सेगमेंट। टारगेट हुआ 1040 का। ओके, 1040 के टारगेट के लिए रेडिको खैतान में करनी है खरीदारी। इस बीच में अभी थोड़े दिन पहले जब ये पहली बार पेट्रोल का, डीजल का दाम 100 रुपए के ऊपर निकला था ना, तब एक बढ़िया जोक आया था व्हाट्सएप पे, जो ये जुमा देने से याद आया। तो उसमें जोक ये था कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम 100 से ज्यादा हो गए जी, और विशिष्ट पेय पदार्थ बंसल जी के प्रिय, उनके दाम उससे कम है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको घूमना है या जूमना है। कौन सा ज्यादा सस्ता है? अगर बंसल जी सुन रहे हो तो बंसल जी से जरा मुलाकात करवाई जाए। बंसल जी बताए, घूमना है या जूमना है? देखिए अनिल जी, झूमने के लिए तो 500 ml बहुत होता है, बट अनिल जी घूमने के लिए 500 ml में कुछ भी नहीं होगा। ये तो अनिल जी वक्त की लॉजिक देखो, अपने मतलब की बात का लॉजिक निकाल दिया। ये बात है, बढ़िया लॉजिक है। हाँ, वहां पे मतलब ये गजब है। चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय रेडिको खैतान में 1040 के टारगेट के लिए। आइए पोजिशनल पिक लेते हैं विश्वेश जी से भी बीबीटीसी के बाद। बताएं सर।
देखिए मेरी ओर से जो अनिल जी पोजिशनल पिक है वो आपने तो बहुत लो लेवल से कवर की है, लेकिन अभी मैंने बहुत इन डेप्थ रिसर्च किया था और मुझे जो मेरे पैरामीटर है उस पर अच्छा लग रहा है। स्टॉक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अनिल जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अभी फिलहाल चल रहा है 833.30 के लेवल पे। 5 से 7 फैक्टर हाईलाइट करना चाहूंगा और मेरे हिसाब से मैं आपका भी रिव्यू समझना चाहूंगा। सबसे पहले अनिल जी ग्रे मार्केट में जो एनएससी के वैल्यूएशन चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 60 टाइम चल रहे हैं, तो अगर आप बीएससी को देखोगे ईवी बाई बीटी 23 टाइम पर चल रहा है। सेकंड जो जीरोधा के फाउंडर है नितिन कामत ने इसमें ऑलमोस्ट 4.4% स्टेक बाय किया है। थर्ड जो हमारे सुनील सिंघानिया जी है अबैकस के फंड मैनेजर एआईएफ है वो होल्ड करते हैं 5.41%। फोर्थ अनिल जी पीटीसी पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का प्रेस रिलीज आया था 1 अप्रैल को और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि दे आर कमिंग अप विद हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज प्रमोटेड बाय पीटीसी, बीसीआई, बीएससी एंड आईसीआईसीआई। मेरा ये रफली मानना है कि इट विल ग्रैब द 30% ऑफ द पावर ट्रेडिंग का वॉल्यूम। नाउ अगर आप आईएक्स देखते हो दैट इज ट्रेडिंग एट 63 टाइम और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इसका जो पावर ट्रेडिंग का एक्सचेंज होगा मुझे लगता है इट इज गोइंग टू ग्रैब एटलीस्ट 30% ऑफ द मार्केट वॉल्यूम। फिफ्थ अनिल जी मुझे लगता है कि बीएससी स्टार एमएफ जो इनका सबसे ब्रिलियंट प्रोडक्ट है, टोटल इंडस्ट्री एमएफ का वॉल्यूम का 49% ऑफ द वॉल्यूम गोज थ्रू दिस प्लेटफॉर्म और मेरे हिसाब से उसका रफली वैल्यूएशन 8 to 10,000 करोड़ बनता है। तो अनिल जी अगर आप बीएससी का वैल्यूएशन देखते हो 11,500 करोड़ रुपए, तो बीएससी स्टार एमएफ विद पावर ट्रेडिंग जो उनका एक्सचेंज आने वाला है एट द सेम टाइम फॉरवर्ड अर्निंग अगर मैं देखता हूँ एट द सेम टाइम। और एक और स्पेक्युलेटिव अनिल जी फैक्टर है जी कि नवंबर में जो हमारे आशीष चौहान साहब है वो जाने वाले हैं, तो मुझे लगता है ही विल गो विद द बिगेस्ट लेगेसी ऑन हिज कार्ड। तो मुझे लगता है बीएससी विद अ व्यू ऑफ 3 to 6 मंथ मुझे लगता है यहाँ से 50% अपसाइड होना चाहिए। तो बीएससी को खरीदना है करंट लेवल पे। मुझे लगता है मार्जिनल 100 रुपए तक की डाउनसाइड हो सकती है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है 1600 से 1800 रुपए के टारगेट होने चाहिए। 1600 से 1800 के बड़े टारगेट्स के लिए बीएससी पर विश्वेश जी की है खरीदारी की राय। आइए 10 की कमाई ली जाए। पालिया साहब बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक सर। दीपांशु 10 की कमाई में जो स्टॉक यहाँ पे हमें पोजिशनल बेसिस पर अट्रैक्टिव लग रहा है वो एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स में एक बड़ी करेक्शन के बाद जिस तरीके से स्टॉक लोअर साइड से एक बेस बना के वापस रिकवरी दे रहा है, तो हमें लगता है कि नेक्स्ट सीरीज के लिए एस्कॉर्ट के में फ्यूचर को यहाँ पे बाय करने की हम सलाह देंगे, जो कि अभी ट्रेड कर रहे हैं 1620 के आसपास, इसमें बाय करने की सलाह देंगे। और हमें लगता है कि ये स्टॉक में अच्छे अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख सकती है। 1670 से लेकर 1720 तक की अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 1585 का, तो एस्कॉर्ट में फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, एस्कॉर्ट्स पर करें खरीदारी 10 की कमाई के लिए। राकेश जी, कुणाल जी, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक सर। दीपांशु 10 की कमाई में हमारी खरीदारी की राय है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार पर, और इस पर हमने पहले भी नीचे के लेवल्स पर भी खरीदारी की राय दी है। स्टॉक ने काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन हमें लगता है कि वापस से इसमें एक तेजी बनेगी, तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए हमारी खरीदारी की राय है। तो नीचे के लेवल्स पर बाय करें। इसमें आज कुछ उछाल देखने को मिल रहा है। नीचे के लेवल्स में जब स्टॉक सेटल हो जाए 370 के आसपास मिले तो वहां बाय करके इसको होल्ड करें। ओवर टू राकेश। जैसे दीपांशु अभी कुणाल जी ने बोला 370 के अराउंड एक अच्छा लेवल बनता है बाइंग करने का, तो गिरावट में खरीदे हैं 500 के टारगेट के लिए एसडब्ल्यू सोलर पर 10 की कमाई में खरीदारी की राय है। तो ये है एसडब्ल्यू सोलार आपके लिए, लेकिन बंसल जी आपके लिए आपके चाहने वाले दर्शक बहुत है, शुभ चिंतक भी बहुत हैं, और एक राजेश कश्यप साहब है, उन्होंने एक मैसेज किया है। उन्होंने कहा कि बंसल जी को ये बताया, हालांकि उन्होंने बंसल जी का नाम नहीं लिया, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ा जोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा घूमो या झूमो जरूर, मगर झूम कर मत घूमो। ये सूचना जनहित में जारी है आपके लिए, ये ध्यान रहे। मैंने कहा और तो किसके लिए बोलेंगे, बंसल जी के लिए बोलेंगे। उन्होंने नहीं बोला, लेकिन हमने कहा बात बंसल जी तक पहुंचा दी जाए। पहुंच चुकी है राजेश जी। ओके, आइए बढ़ते आगे। अब शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। बताएं सिद्धार्थ जी आज की शॉर्ट टर्म पिक्स। ठंडी ठंडी हवा मिलेगी इससे, और ये कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। पंखों में बहुत बड़ा लीडर, फैंस, लाइट्स, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लीडर है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, और ठंडी ठंडी हवा। और मैं मानता हूं कि 80% के करीब इनका रेवेन्यू आता है फैन सेगमेंट से। 20% का मार्केट शेयर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फैंस का,
5,000 से ज्यादा डीलर, 1.25 लाख रिटेलर, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करते हैं 28% मुनाफा ऑन अ सीएजीआर बेसिस आने वाले 2 सालों के लिए। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 385 का। 185 के टारगेट के लिए यहां पर करनी है आपको खरीदारी। आइए विश्वेश जी भी तैयार है अपनी शॉर्ट टर्म पिक के साथ, बताएं सर। अनिल जी देखिए, जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है IIFL 388-80-75 के लेवल पे चल रहा है। मुझे लगता है 350 के स्टॉप लॉस पे खरीदना चाहिए। डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखेंगे 422 और 467, ये 2 टारगेट के लिए खरीदने की राय होगी IIFL। क्या IIFL फाइनेंस, राइट? जी सर, 377 चल रहा है। ओके, 377 वाला IIFL फाइनेंस यहां पर खरीदारी करने की राय। 422, 467 बड़े टारगेट, बहुत बड़े टारगेट, छोटे छोटे इस स्टॉक के। आइए अब वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। तो आइए अब जय तैयार है, जय अपना एक जैकपॉट देने वाला है। जय बताइए। यानी जी SBI कार्ड का फ्यूचर खरीदने की मेरी सलाह है। 836.50 पर अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है अभी, और इसमें बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर अनिल जी फॉर्म हो रही है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक बेस इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अनिल जी इसका टारगेट ऊपर में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू जी मैं ये मे सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा। 886 का रखिए आप, सो लगभग 50 पॉइंट की अपसाइड रहेगी। एंड यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखना होगा 814 पर, तो 814 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए, 836.50 पर खरीदिए, और 86-87 तक के आपको अपसाइड टारगेट्स देखने मिल सकता है। तो रिस्क और बहुत ही बढ़िया बन रहा है। SBI कार्ड फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है मे सीरीज। चलिए बढ़िया, किसी ने तो खरीदा SBI का कार्ड, मतलब शेयर। 814 का स्टॉप लॉस और साथ ही साथ 887 का टारगेट। आइए विदा लेने का वक्त है। आज तो वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी है, दोपहर में सबसे फिर मुलाकात भी होगी। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, विश्वेश जी, और ओहो आज तो बड़ी टीम बड़ी लंबी चौड़ी है। पालिया साहब, जय ठक्कर साहब, सिद्धार्थ जी और किरण जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में साथ देने के लिए। दोपहर में आप सबसे फिर मुलाकात होगी और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।